ये आदमी एक दूसरी डायमेंशन में मॉन्स्टर्स के पूरे ग्रुप को खत्म करने के बाद हॉस्पिटल में पहुंचता है। अभी अभी उसकी पावर्स अवेकन हुई हैं और लड़ाई में उसकी पूरी स्टेमिना ड्रेन हो चुकी है। डॉक्टर साफ कह देता है कि उसे रिकवरी के लिए रेस्ट चाहिए, लेकिन जैसे ही वो अकेला होता है एक डार्क प्रेजेंस प्रकट होती है और उसे जगा देती है। वो उससे कहती है कि अगर उसे उसकी पावर चाहिए तो पहले खुद को उसके लायक बनाना होगा। लाइआई इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। वो सोचता है कि इस प्रेजेंस से छुटकारा कैसे पाया जाए, लेकिन यही सोच उसे और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। शैडो मोनार्क उसकी कमजोरी से तंग आ चुका होता है। शैडो मोनार्क ली यी को हवा में उठा लेता है और सीधे एक पोर्टल में फेंक देता है, चेतावनी देते हुए कि अगर वो 3 दिन के अंदर डैंक तक नहीं पहुंचा तो उसे पूरी तरह इरेज कर दिया जाएगा। ली समझ ही नहीं पाता कि वो आरामदेह हॉस्पिटल बेड की जगह किसी अजीब से केव में क्यों आ गया है। थोड़ी देर बाद सच्चाई सामने आती है। उसे ट्रेनिंग के लिए दूसरे वर्ल्ड के एक इंसेक्ट नेस्ट में टेलीपोर्ट कर दिया गया है और वो खुद से यही सोचता रह जाता है कि जिंदगी उसके साथ हमेशा इतनी क्रूअल क्यों रहती है। उसके पेरेंट्स एक कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हुए एक्सीडेंट में मारे गए थे। कॉम्पेंसेशन मिलने की जगह उस पर उनके डेट्स का बोझ डाल दिया गया। कोई रास्ता न बचने पर उसने सबसे डेंजरस जॉब चुना, दूसरे वर्ल्ड में माइनर के तौर पर काम करना। जैसे तैसे वो उस लाइफ का आदी होने लगा ही था कि सब कुछ फिर से बिखर गया। एक मिशन के दौरान ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और ज्यादातर माइनर्स को मार देते हैं। जब मॉन्स्टर्स उनका ट्रक उड़ा देते हैं, लाई एक बात नोटिस करता है, उन्हें फायर से डर लगता है। वो इसी वीकनेस का फायदा उठाकर बचे हुए माइनर्स को एस्केप करने में मदद करता है। सब लोग एक स्टोरेज केव में घुस जाते हैं और एंट्रेंस रोकने के लिए ऑयल जलाने लगते हैं। कंपनी से कांटेक्ट होता है और रेस्क्यू टीम 2 आवर्स में आने का प्रॉमिस करती है, लेकिन नाइटमेयर यहीं खत्म नहीं होता। प्रोटेक्टिव सूट्स की बैटरीज लो होने लगती हैं। स्ट्रॉन्ग माइनर्स मिलकर वीक और एल्डरली लोगों से बैटरीज छीन लेते हैं ताकि खुद बच सकें। एलाई को बुरी तरह पीटा जाता है और रेडिएशन में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर एक और माइनर ट्रक से भागने की कोशिश करता है। एक्सीडेंटली ट्रक के पीछे से एक स्टैचू गिर जाती है, जिससे केव एंट्रेंस की आग बुझ जाती है। उसी पल मॉन्स्टर्स फिर से अंदर घुस आते हैं। उनमें से एक स्टैचू तोड़ देता है और लाई को पकड़कर स्टैब कर देता है। फिर भी लाई ये हार नहीं मानता और अपनी आखिरी ताकत से मॉन्स्टर को काट लेता है। उसी क्षण स्टैचू में सील्ड शैडो मोनार्क उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। उस पावर के साथ लेई एक एक करके मॉन्स्टर्स को आसानी से क्रश कर देता है। वो कावर्ड माइनर्स को भी उनका किया हुआ वापस छकाता है, उनकी बैटरीज छीन कर बचे हुए लोगों को दे देता है। फिर वो बाहर निकलता है। ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और एजिलिटी के साथ वो शैडो ब्लेड बनाता है और बचे हुए हर मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन इंसेक्ट नेस्ट के अंदर जो इंतजार कर रहा है, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। अगले ही पल उसे एक शील्ड कैरेपेस बीटल दिखता है। उसे समझ नहीं आता कि वो स्पीसीज को पहचान कैसे पा रहा है। तब शैडो बताता है कि उसने अपना नॉलेज बैंक उसके साथ शेयर किया है। अचानक बीटल पूरी स्पीड से चार्ज करता है। लेई मुश्किल से पीछे हटकर वार से बचता है। उसकी पीठ पर ब्लाइंड स्पॉट देखकर वो हवा में कूदता है, लेकिन उसका अटैक बेकार साबित होता है। बीटल फिर चार्ज करता है और इस बार वो शैडो फोर्ज्ड ब्लेड से ब्लॉक करता है। फिर भी उसका शेल बहुत टफ होता है। शैडो उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसकी अटैक्स सिर्फ ब्रूट फोर्स तक सीमित हैं। गुस्से में लेई कहता है कि वो अपने तरीके से लड़ेगा। शैडो उसे वार्न करता है कि अगर हालात बिगड़े तो मदद मांगना पड़ेगा। लंबी क्लैश के बाद भी लाई को कोई वीक स्पॉट नहीं मिलता। बीटल का अगला हमला उसे दूर फेंक देता है। तभी वो अपने शोल्डर पर हरा सा कुछ देखता है। बीटल की तरफ देखकर उसे समझ आता है ये उसका ब्लड है। वो स्मर्क करता है और शैडो आई अवेकन करता है। अगले ही पल वो बीटल की टांग तोड़ देता है। शैडो फिर से ताना मारता है, लेकिन लेई जानता है कि ओपनिंग मिल चुकी है। वो अपनी शैडो को स्पीयर का शेप देता है और बीटल के एब्डोमेन में घोंप देता है। जीत तो मिलती है, पर शैडो बताता है कि सिर्फ एक आर्मर गार्डियन मारकर ही वो थक गया है। तभी उसके हाथ में एक जूअल आता है। शैडो बताता है कि ये एनर्जी स्टोन है जो एबिलिटी लेवल बढ़ा सकता है। उसे कुछ महसूस होता है, लेकिन दिखता कुछ नहीं। शैडो उसे शैडो आई यूज करने को कहता है। वो समझाता है कि आईज में शैडो एनर्जी गैदर करनी होगी। लेवल 1 पर वो एक एनिमी देखता है जो नीडल लाइक वेपन्स फेंकता है। अटैक्स इतनी तेज होती हैं कि वो ट्रैक नहीं कर पाता। शैडो ठंडे स्वर में कहता है कि वो अभी भी कमजोर है। डिटर्मिन्ड होकर वो और एनर्जी गैदर करता है। शैडो हैरान होता है कि वो इतनी एफिशिएंसी से चैनल कर रहा है। अब उसे साफ दिखता है ब्लिंक स्वॉर्ड बग, जिसे हेड हार्वेस्टर भी कहते हैं, और उसके साथ एक स्टिंगर शूटर। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि इंसेक्ट्स कभी अकेले नहीं होते। डार्कनेस गाढ़ी हो जाती है और चारों तरफ शेप्स हिलने लगते हैं। लाई सही पोजीशन लेकर अटैक्स अवॉइड करता है। फिर वो शैडो एनर्जी बर्स्ट करता है। ये शैडो पावर का सेकंड फेज है। नोटिफिकेशन आता है कि शैडो आई लेवल 2 हो गई है। मूवमेंट्स उसे स्लो लगने लगते हैं और वो पर्पल वीक पॉइंट्स देख पाता है। गर्जना के साथ वो शैडो थॉर्न ग्रैंड बर्स्टिंग एक्टिवेट करता है। जमीन से काउंटलेस शैडो थॉर्न्स निकलकर इंसेक्ट्स को भेद देते हैं। मल्टीपल जेम्स मिलते हैं और डैंक की प्रोग्रेस शुरू होती है। हर कोर सिर्फ 0.7% देता है। फिर भी वो सबको खत्म करने का फैसला करता है। पावर में आए बदलाव से वो खुद हैरान होता है। वॉर्प सेबर वर्म पर वो शैडो विप बनाकर हमला करता है। फिर पूरा स्वॉर्म आता है और वो मल्टीपल विप्स से सबको चीर देता है। शैडो मान लेता है कि ली यी अब उसकी पावर के काबिल बन रहा है। शैडो आई रिएक्शन, स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ और कंट्रोल बढ़ाती है, लेकिन मेंटल एनर्जी भारी मात्रा में कंज्यूम करती है। एलआईके की विजन ब्लर होने लगती है, फिर भी वो रुकता नहीं। रिवेंज की आग में वो लगातार मारता रहता है। टाइम घटता जाता है, प्रोग्रेस बढ़ती जाती है। इंसेक्ट कॉर्प्सेस के ढेर के बीच खड़ा होकर वो कसम खाता है कि अपने पेरेंट्स के सम्मान के लिए हर उस इंसान को घुटनों पर लाएगा जिसने उसे तोड़ा। उसकी डी रैंक एडवांसमेंट प्रोग्रेस अब 90% तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब सिर्फ 2 मिनट्स बाकी थे। इसी दौरान शैडो नोटिस करता है कि इंसानों के प्रति लियाई की हेट्रेड असल में उसके ही फायदे में काम कर रही है, क्योंकि वही उसकी शैडो एनर्जी को नरिश कर रही है। शैडो उसे जल्दी करने को कहता है, याद दिलाते हुए कि टाइम तेजी से खत्म हो रहा है। जब सिर्फ 7 सेकंड्स बचे होते हैं, ली यी आखिरकार अपनी ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस को 97% तक पहुंचा देता है। शैडो समझ जाता है कि वो क्या करने वाला है, अपनी बची हुई सारी शैडो एनर्जी को एक आखिरी डेस्परेट गैम्बल में बर्स्ट करना, ताकि एडवांसमेंट पूरी हो सके। पहले से कहीं ज्यादा साहसी होकर ली अपनी हर चीज दांव पर लगा देता है। वो वायलेंट सर्ज के साथ शैडो एनर्जी रिलीज करता है, जो चारों तरफ फैलती हुई आसपास के इंसेक्ट्स की ओर एक्सप्लोड करती है। ठीक उसी पल जब टाइमर खत्म होता है, डेवास्टेटिंग शैडो बर्स्ट हर इंसेक्ट को कुचल देता है और आखिरकार ली अपना ब्रेक थ्रू हासिल कर लेता है। उसकी प्रोग्रेस पूरे 100% पर पहुंच जाती है और वो अंततः डी रैंक पर पहुंच जाता है। शैडो अम्यूज्ड और प्राउड दोनों होते हुए उसे मॉकिंग टाइटल देता है, लिटिल डी। थकान से चूर लियाई को थोड़ी दूरी पर एक वेपन पड़ा हुआ दिखता है। शैडो समझाता है कि ये नेस्ट उसके लोगों द्वारा बिगिनर ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए ये वेपन ह्यूमन रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से एक डी रैंक डैगर होना चाहिए। लेकिन ब्लेड का साइज देखकर ले हंस पड़ता है। ये किसी भी एंगल से डैगर नहीं लगता, बल्कि एक मैसिव ग्रेट सॉर्ड है। वो कहता है कि शैडो पीपल जरूर जायंट्स रहे होंगे जो इतनी बड़ी चीज को डैगर कहते हैं। शैडो याद दिलाता है कि उसकी शैडो पावर्स को किसी वेपन की जरूरत नहीं, लेकिन हमेशा की तरह जिद्दी ली यी मानने से इनकार कर देता है। स्मर्क के साथ वो शैडोज से कई डैगर्स निकालता है, साफ दिखाता है कि वो स्किल्स और वेपन्स दोनों पर निर्भर रहेगा। शैडो क्यूरियस हो जाता है कि क्या ली यी इस वेपन को सही से यूज भी कर पाएगा। एलाई बताता है कि वो इसे यूज करने वाला नहीं है, बल्कि बेचने वाला है। इसी मकसद से दोनों रजिस्ट्रेशन हॉल की ओर जाते हैं। इवैल्यूएशन के दौरान ली चौंक जाता है जब उसे बताया जाता है कि वो अब भी ई रैंक माना जाता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसमें कोई एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्ट नहीं हुआ, भले ही उसकी फिजिकल स्टैट्स इंप्रेसिव हों। वो लगभग मजाक उड़ाते हुए जोड़ती है कि माइनर प्रोफेशन होने की वजह से ई रैंक पर उसे सिर्फ 15% पे रेज मिलेगा। बाहर निकलते वक्त शैडो समझाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि शैडो एनर्जी को ह्यूमन मेथड्स डिटेक्ट नहीं कर पाते। ली सोच में पड़ जाता है। ये उसे एडवांटेज देता है, लेकिन इक्विपमेंट को लीगली बेचना मुश्किल भी बना देता है। आखिरकार वो ब्लैक मार्केट जाने का फैसला करता है। शैडो खास तौर पर ब्लैक शब्द को पसंद करता है, कहता है कि ये उस पर परफेक्टली सूट करता है। माइनिंग की वजह से लियाई की स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि वो माइनर है। वेपन को देखकर शैडो इंसानों की स्टूपिडिटी का मजाक उड़ाता है, कहता है कि जेम्स लगे होने की वजह से ही वो किसी चीज को डिवाइन मान लेते हैं। तभी एक एरोगेंट शॉपकीपर ली पर हंसता है और कहता है कि माइनर को उनकी वेपन्स को गंदा करने का कोई हक नहीं। ली शांत रहते हुए कहता है कि कस्टमर के साथ ऐसा बर्ताव ठीक नहीं, लेकिन वो आदमी और ज्यादा घमंड से हंसता है। उसे यकीन होता है कि ली यी जैसा इंसान उसकी दुकान से कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। फ्लैशी अंदाज में वो अपना वेपन दिखाता है और अप्रेजर बुलाने की मांग करता है। तभी वो ड्यूओ, जो एडवांस्ड डी रैंक है, की ओर मुड़ता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड शिकायत कर रही होती है कि वो उसे इतनी शेडी जगह क्यों लाया। शॉपकीपर खुश हो जाता है, उम्मीद करता है कि कुछ अच्छा हाथ लगेगा। जो अपनी सोर्ड दिखाता है जिसे वो गर्लफ्रेंड के लिए कार खरीदने के लिए बेचने वाला है। शॉपकीपर चेक करके बताता है कि ये विंड हाउल सोर्ड है, जो यूजर की अटैक पावर बढ़ाती है और डी रैंक के लिए भी हाई एंड है। इसी दौरान ले की नजर सू विंग पर पड़ती है, उसकी एक्स, जिसने उसे पैसों की कमी और लाखों के डेट की वजह से छोड़ दिया था। जो पूछता है क्या वो उसे जानती है। वो बहाना बना देती है कि वो उसका फैन होगा। जो को पसंद नहीं आता कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड से इतने कैजुअली बात करे। वो जगह को लो क्लास बताते हुए विंड हाउल सोर्ड एक्टिवेट करता है और ली पर रश करता है। स्लैश फेंका जाता है, लेकिन ले की ग्रेट सोर्ड उसे चकनाचूर कर देती है। ले ताना मारता है कि वो बस कचरा संभाल रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड शिकायत करती है कि जो ने कहा था ये सोर्ड आयरन तक काट सकती है। गुस्से में जो पंच मारने दौड़ता है, लेकिन ले आसानी से डॉज कर लेता है। जो लगातार पंचेज और किक्स करता है, मगर ली के लिए ये इंसेक्ट नेस्ट के मॉन्स्टर्स से भी स्लो होते हैं। जो घबरा जाता है कि वो एक माइनर पर भी हिट नहीं कर पा रहा। लाई शैडो विप बनाकर उसकी आर्म्स पकड़ लेता है, जबकि डुओ धमकी देता है कि
उसे वापस माइंस भेज देगा। ग्लोइंग आइज के साथ ताना मारता है कि अच्छे कुत्ते की तरह सरफेस पर लौट जा। वो ड्यूओ को जमीन पर फेंक देता है। तभी शॉप में एक बल्कि आदमी एंटर करता है, वोंग, असली ओनर। वो जो को रेगुलर कस्टमर होने के नाते रिस्पेक्ट देता है, लेकिन शॉप में लड़ाई मना करता है। गर्लफ्रेंड जो की सोड टूटने का दोष लाई पर डालती है। वोंग का ध्यान सोड पर जाता है और वो समझ जाता है कि वो शीर फोर्स से टूटी है। वोंग मीडिएटर बनने का नाटक करता है और सोड इंस्पेक्ट करने को कहता है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, शॉक हो जाता है। सोड 100 पाउंड से भी भारी है, फिर भी ली उसे आसानी से संभाल रहा था। वोंग पूछता है कि एक माइनर के पास ऐसा वेपन कैसे आया। ली कामली याद दिलाता है कि ब्लैक मार्केट में ओरिजिन नहीं पूछा जाता। वोंग सोड की वैल्यू कम बताता है और कहता है कि इसमें एट्रीब्यूट्स नहीं है, इसलिए ये बस कुछ 100 की है। वो जो की सोड की कीमत 2 मिलियन बताता है और दावा करता है कि ली को वो अमाउंट चुकानी होगी। जो खुशी से अग्री करता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि ली कभी इतना पैसा नहीं दे पाएगा। जो हंसते हुए कहता है कि उसके ऑर्गन्स बेचकर भी डेट पूरा हो जाएगा। ली उनकी चाल समझ जाता है। गून लोग उस पर टूट पड़ते हैं। वोंग दुओ को बाहर भेज देता है, लेकिन अगले ही पल एक गून दीवार से जा टकराता है। वोंग अपने आदमियों को वार्निंग देता है कि मर्चेंडाइज डैमेज न करें। सब शॉक हो जाते हैं जब ले एफर्टलेसली हर गून को गिरा देता है। जो सोचता है कि माइंस में काम करके ले स्ट्रांग हो गया है। ले उसे चैलेंज करता है। जो दावा करता है कि वो डी रैंक है और ले का कोई चांस नहीं। वो रश करता है, लेकिन ले की एक स्लैब से उड़ जाता है। फ्यूरियस होकर जो रेड सर्ज अटैक करता है, जिसे ले शैडो से ब्लॉक कर देता है। जो डरने लगता है। ले शैडो मॉर्फ स्पाइडर वेब बना देता है। डुओ कांपते हुए समझ जाता है कि ले कम से कम सी या बी रैंक होगा, लेकिन ले कैजुअली कहता है कि वो बस एक ई रैंक माइनर है, जिस पर यह स्कम भरोसा ही नहीं कर पाता। जब ले उसे मारने ही वाला होता है, जो घबराकर जल्दी से बोल पड़ता है कि वो ब्लैक पैंथर गैंग का मेंबर है और उसे नुकसान पहुंचाने पर ब्रदर पैंथर खुद उसके पीछे पड़ेगा। हमारा लड़का थोड़ी देर सोचता है और पूछता है कि क्या ये गैंग लोन शार्किंग में भी शामिल है। जो मजबूरी में सच मान लेता है। जवाब में ली उसे जोरदार पंच मारता है, जिससे वो उड़ते हुए दूर गिरता है और खून की खांसी खांसता है। ले ऐलान करता है कि उसे हर लोन शार्क से नफरत है। उसी पल वोंग पीछे से सोर्ड से उस पर हमला करता है, लेकिन ले सिर्फ अपनी शीर फोर्स से उसे पीछे धकेल देता है। जो पूरी तरह डर जाता है और कॉम्प्रोमाइज करने का फैसला करता है। पहले वो 100,000 वेन ऑफर करता है, फिर 500,000 और आखिर में 1 मिलियन पर आकर रुकता है, बस छोड़ देने के लिए। लेकिन ली का एक अलग ही आइडिया होता है। जो को हाई इंटरेस्ट वसूलने का बहुत शौक है, इसलिए ले इंटरेस्ट के तौर पर उसे कई स्लैब्स देने का फैसला करता है। पूरी तरह डेस्परेट होकर जो अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और 5 मिलियन ऑफर करता है। जो उसके पास है सब कुछ। एनजी ग्रुप वीआईपी कार्ड देखकर ले तुरंत समझ जाता है कि जो उन्हीं लोगों में से है जो उसके जैसे लोगों से जबरदस्ती पैसा ऐंठते हैं। इसलिए वो जो को अभी जिंदा छोड़ने का फैसला करता है, ताकि बड़े फिश को लूर किया जा सके। वो जो को जाने देता है और कहता है कि ब्लैक पैंथर गैंग पहले ही उससे मिलियंस ले चुकी है, इसलिए ये पैसा लेना उसका। सुबिंग जो की हालत देखकर परेशान होती है, लेकिन ज्यादा उसे अपनी ह्यूमिलिएशन की चिंता होती है। उसने ही कहा था कि ली यी सिर्फ एक माइनर है। वो खुद से सवाल करती है कि ली यी इतना पावरफुल कैसे बन गया। गुस्से में डियो अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर उतारते हुए उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। उसके मन में ली यी से बदला लेना तय हो जाता है, क्योंकि उसका पैसा कोई भी ऐसे ही नहीं छीन सकता। वो अपने सुपीरियर ब्रदर पैंथर को कॉल करता है और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर बताता है कि ली यी ने वो सोड चुरा ली है जो वो पैंथर को देने वाला था और ब्लैक पैंथर गैंग को खत्म करने की कसम खाई है। फिर वो जो को आदेश देता है कि ली यी की सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जाए। उसी समय एक सबऑर्डिनेट पूछता है कि जिन लोगों से आइटम लिया गया था उनके साथ क्या किया जाए। दुओ ठंडे दिल से सबको मार देता है और कहता है कि अब यहाँ कोई लोग ही नहीं बचे। आखिर में वो ली यी को जिंदा या मरा पकड़ने की जिम्मेदारी अपने सेकंड इन कमांड को सौंप देता है। इधर हमारा लड़का काम की तलाश में एडवांस्ड वंस गिल्ड पहुंचता है। जैसे ही वो बताता है कि वो ई रैंक है और टास्क ढूंढ रहा है, आसपास के सारे एडवेंचरर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि गिल्ड आमतौर पर ई रैंक को काम नहीं देती। रिसेप्शनिस्ट शालीनता से कहती है कि उसे एंट्रेंस पर ट्रैश पाइल के पास इंतजार करना होगा। अगर किसी पार्टी को उसकी जरूरत होगी तो वहीं आकर ढूंढ लेंगे। ये सुनते ही और ज्यादा हंसी और ताने शुरू हो जाते हैं। उसे ट्रैश पाइल से कंपेयर किया जाता है। ली सब इग्नोर करता है और टास्क पर फोकस रखता है, क्योंकि 5 मिलियन में से भी ज्यादातर पैसा लोन में चला गया है। तभी अचानक पूरे गिल्ड हॉल में एक भारी प्रेशर फैल जाता है। ये एक बी रैंक एडवांस्ड 1 का ऑरा है। लोग फुसफुसाने लगते हैं कि इतनी हाई लेवल लड़की यहाँ क्यों आई है। शैडो आई एक्टिवेट करके ली कुछ ऐसा देखता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। उसमें कोई किलिंग इंटेंट नहीं है, बल्कि वो एक रिच फैमिली की डेलिकेट एयर जैसी लगती है। उसका कंपेनियन अनाउंस करता है कि वो बीस्ट एबिस के लिए एक डी रैंक टास्क पर जा रहे हैं और उन्हें एक डी रैंक माइनर चाहिए। ऑरा का प्रेशर सबको पीछे हटा देता है, सिवाय ले के,
जो बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। लड़की भी नोटिस करती है कि वो उसके बी रैंक ऑरा से प्रभावित नहीं हुआ। रिसेप्शनिस्ट जल्दी से डी रैंक एडवांस्ड वंस की लिस्ट दिखाने लगती है, लेकिन लड़की मना कर देती है और सीधे ली यी की ओर इशारा करती है। रिसेप्शनिस्ट घबरा जाती है, कहती है कि उसने रजिस्टर भी नहीं किया, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, लेकिन लड़की साफ कह देती है कि रूल्स वही बनाती है और ले आई को चुनकर बाहर चली जाती है। डंजन के अंदर चिन के पीछे चलते हुए ली उसकी टीम से मिलता है। टीम बैलेंस्ड है, एक बार्ड क्लास फ्लूट से मॉन्स्टर्स को लूर करता है और फ्रंट लाइन फाइटर्स तेजी से डैमेज देते हैं। चिन एक कॉन्फिडेंट बी रैंक की तरह लीड करती है। बाहर से सब स्मूथ लगता है, लेकिन लेई को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। छिपे हुए माइनोटॉर्स ज्यादा हैं, जिससे ये टास्क साधारण डी रैंक से कहीं ज्यादा खतरनाक है। शैडो बताता है कि ये उसकी शैडो आई की वजह से है। ली समझता है कि चिन बी रैंक होने के कारण ये सब जानती होगी, लेकिन जानबूझकर छुपा रही है। चिन का कंपेनियन उसे स्टारलाइट क्रिस्टल की याद दिलाता है। चिन लेई को साथ आने को कहती है। उसकी ईरी ऑरा देखकर लेई सोचता है कि उसे माइनर या टीममेट्स की जान की परवाह नहीं, बस अपनी पावर पर भरोसा है। दोनों नीचे कूदते हैं और एक डी रैंक माइनोटॉर ब्रूट के सामने उतरते हैं। एलआई बी रैंक की फाइट देखने को तैयार होता है, लेकिन शॉक में पड़ जाता है जब चिन पीछे हटकर उसे लड़ने को कहती है। तेजी याद दिलाता है कि वो सिर्फ माइनर है। वो फिर कहती है। वो दोबारा साफ करता है कि वो सिर्फ ई रैंक माइनर है और माइनर सैलरी में जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। तब चिन 1 मिलियन देने का वादा करती है और लेई मान जाता है। शैडो ऑरा एक्टिवेट करके वो ब्लेड बनाता है। अब वो कई डी रैंक माइनोटॉर्स के सामने खड़ा होता है। एक अटैक ब्लॉक करता है, बाकी चिन की ओर बढ़ते हैं। चिन खुद भी पावर एक्टिवेट कर मॉन्स्टर्स को पीछे फेंक देती है। एक माइनोटॉर ऊपर से चिन पर हमला करता है। लेई ग्रेट सोर्ड से उसे पीछे धकेल देता है और मजाक में पूछता है कि क्या मॉन्स्टर को उसका चेहरा पसंद नहीं। चिन रोते हुए कहती है कि बीस्ट्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। लेई एक्सपर्ट प्रिसीजन से माइनोटॉर्स काटता है। चिन सोचती है कि अब सेफ है, लेकिन तभी पीछे से एक और माइनोटॉर हमला करता है। उसका वार ब्रेसलेट से टकराता है और रेड शील्ड निकलता है, लेकिन ब्रेसलेट टूट जाता है। लेई समझ जाता है कि ये प्रोटेक्टिव चार्म था और निष्कर्ष निकालता है कि चिन नॉन कॉम्बैट टाइप एडवांस्ड 1 है, जिसे वो मान भी लेती है। वो उससे सीक्रेट रखने की भीख मांगती है। लाई एक्स्ट्रा पे की शर्त पर मान जाता है। शैडो आई से वो दूर फ्लूट बजाते एक फिगर को देखता है, वही माइनोटॉर्स को कंट्रोल कर रहा है। लेई चिन को बेट बनाकर शैडो चेन्स बिछाता है। एनिमी जाल में फंसता है और चिन के पीछे आकर वार करता है, लेकिन लेई समय पर बचा लेता है। वो बताता है कि फ्लूट से इंफ्रासाउंड वेव्स भेजकर माइनोटॉर्स कंट्रोल हो रहे थे। चिन शॉक में देखती है कि वो लुदान उनका टीममेट है। लुदान हंसते हुए कहता है कि वो एक माइनर से धोखा खा गया, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वह अपनी पावर एक्टिवेट करता है। आसपास मौजूद सभी माइनोटॉर्स से एनर्जी खींचता हुआ हवा उसकी ऑरा से भारी हो जाती है। जैसे ही वह अपनी असली ताकत दिखाने की तैयारी करता है, ध्यान से देखते हुए लाई समझ जाता है कि लुडान शायद सी रैंक बनने वाला है, जबकि चिन तुरंत उसकी स्ट्रेटजी समझ लेती है। अपनी पावर बढ़ाने के लिए वह माइनोटॉर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगले ही पल जमीन के नीचे से लावा उफन पड़ता है और लेई को एहसास हो जाता है कि लुडान इवॉल्व होकर सी रैंक लावा माइनोटॉर बन रहा है। उसके मन में डर पैदा होता है कि लुडान की चीट जैसी एबिलिटी के सामने वह कितना इंफीरियर है। कुछ ही देर में पूरी तरह इवॉल्व्ड सी रैंक लावा माइनोटॉर उनके सामने खड़ा होता है और बिना रुके हमला कर देता है। मजबूरी में लेआई दोनों के चारों ओर शैडो शील्ड बनाता है, लेकिन मॉन्स्टर की डिस्ट्रक्टिव फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि शील्ड तुरंत टूट जाता है। वह समझ जाता है कि दोनों मिलकर भी इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते। चिन उसके शरीर पर बर्न मार्क्स देखती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। कोई और रास्ता न देख वह उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। माइनोटॉर को रोकने के लिए वह शैडो रोप्स से उसे बांधता है, हालांकि उसे पता है कि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगी। कुछ दूरी पर पहुंचकर वह चीन से कहता है कि वह डंजन से जितना दूर जा सके चली जाए। उसकी आंखों में चिंता झलकती है, लेकिन लेई कहता है कि उसे यहीं रुककर टाइम खरीदना होगा। वह हिचकती है, मगर वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह लौट आएगा। आखिर उसे अभी अपना 1 मिलियन भी लेना है। अंततः वह एंट्रेंस की ओर चली जाती है। उसी समय माइनोटॉर बने लूदन उन्हें ढूंढने लगता है और चिन का नाम पुकारता है। गुस्से में वह लेई की ओर मुड़ता है। लेई उसका हमला डॉज करता है और उसे उकसाता रहता है। वह लुदन की पिंडली पर वार करता है, लेकिन शॉक में आ जाता है जब वहां एक खरोंच तक नहीं पड़ती। उसका शरीर ठोस पत्थर जैसा है। लुदन हंसते हुए कहता है कि ब्लेड उसे नहीं काट सकती, क्योंकि वह अब सचमुच स्टोन बन चुका है। लेई का दिमाग तेजी से चलता है। लावा से घिरे हुए ऐसे एनिमी को हराना लगभग नामुमकिन है। वह तुरंत भागता है। लुदान को लूर करता हुआ ओपन ग्राउंड की ओर ले जाने की कोशिश करता है। लुदान उसे भागने के लिए ताना मारता है, लेकिन लाई वीक स्पॉट खोजने पर फोकस्ड रहता है। सी रैंक शैडो आई एक्टिवेट करके वह लूडन को ध्यान से स्कैन करता है। लूदन पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ता है, चिन के पीछे जाने से पहले लेई को मार डालने के इरादे से। यही रेकलेसनेस लेई को ओपनिंग देती है और वह आखिरकार वीक पॉइंट डिटेक्ट कर लेता है। वह पीछे कूदता है, लेकिन लुदान भी शार्प निकलता है और लावा की धाराएं उस जगह को ढक लेती हैं। क्रूअल हंसी के साथ लुदान कहता है कि वह लेई की हर सोच पढ़ सकता है और मोल्टन फोर्स से उसे उड़ा देता है। थका हुआ लेई एक सच्चे हाई रैंक की क्रशिंग पावर महसूस
महसूस करता है। लुदान उसे खत्म करने दौड़ता है। ली ब्लेड थामकर सही पल का इंतजार करता है। लुदान उसका मजाक उड़ाता है कि वह पहले की तरह भाग क्यों नहीं रहा। लड़ाई होपलेस लगती है, फिर भी ले लगातार हमला करता है। हालांकि हर स्लैश पत्थर जैसे शरीर पर बेकार लगता है। अचानक एरोगेंस के एक पल में नैरो चांस बनती है। लियाई हवा में कूदता है और सीधे वीक स्पॉट पर वार करता है, लेकिन वहां से 2000 डिग्रियन की लावा हीट का सैलाब फूट पड़ता है। उसकी शैडो एनर्जी लड़खड़ा जाती है और वह पीछे गिर जाता है। जमीन पर गिरते हुए वह मान लेता है कि उसका ओपोनेंट कितना शार्प है। लुदान स्वीकार करता है कि लेई ने वीकनेस ढूंढ ली है, लेकिन ताना मारता है कि वह इन्फर्नो के नीचे कभी पहुंच नहीं पाएगा। क्रूअल टोन में वह फिर चिन की लोकेशन पूछता है। लियाई ठंडे स्वर में कहता है कि वह कभी ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करेगा जिसने पैसे और फेम के लिए अपने मास्टर से गद्दारी की हो। ये सुनते ही लुदान आग बबूला हो जाता है और फ्यूरी में हमला करता है। लेई इंस्टिंक्ट से हर बार डॉज करता है। एक मौका मिलते ही वह शैडो को चेन ब्लेड में मॉर्फ करता है और लुडन की ओर फेंकता है। एनिमी तुरंत समझ जाता है अब लेई सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा, अटैक कर रहा है। चेन को रोप डार्ट में बदलकर वह वीक स्पॉट पर फेंकता है, लेकिन सीरिंग हीट उसकी शैडो को हवा में ही पिघला देती है। लुदान उसका मजाक उड़ाता है और हार मानने को कहता है। लेई दांत भींचता है। उसकी शैडो एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। एक पल के लिए वह एंट्रोपिक को बुलाने के बारे में सोचता है, लेकिन तुरंत मना कर देता है। वह अपनी शर्तों पर मरना पसंद करेगा, उस एंटिटी को अपना शरीर देने से नहीं। पूरी इच्छा शक्ति जुटाकर वह फिर कूदता है। हीट उसे कुचलने लगती है। लावा की लपटें उसकी स्किन जला रही होती हैं, फिर भी वह रुकता नहीं। विक्ट्री का प्रॉमिस और मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स उसे आगे बढ़ाते हैं और फिर वह पियर्स कर देता है। शैडो फोर्ज्ड स्पीयर को लुडान के वीक स्पॉट में घोंप देता है। सियर रैंक दर्द से दहाड़ उठता है। जैसे ही उसकी हेल्थ 0 होती है, बर्जर्कर मोड एक्टिवेट हो जाता है। उसकी बॉडी वायलेंट एनर्जी से भर जाती है। स्टैट्स और ऊपर बढ़ जाते हैं। वह लियाई को मॉन्स्ट्रस फोर्स से उड़ा देता है। ली जमीन पर गिरता है, स्टन्ड और कंफ्यूज्ड। लुदन की जलती आंखें उस पर टिक जाती हैं, गुस्से में उसे कोसते हुए। और तभी लियाई महसूस करता है उसके अपने शरीर से एक और भी बड़ी एनर्जी उठ रही है। जवाब एंट्रोपिक देता है। ये एनर्जी हमेशा उसके अंदर थी, लेकिन अब हाई हीट की वजह से टेम्पर्ड होकर एक नई शैडो एनर्जी बन गई है। उसे एहसास होता है कि उसने शैडो एनहांसमेंट एबिलिटी अवेकन कर ली है, जो हीलिंग देती है, भले ही अभी बिगिनर लेवल पर हो। लुदन भी देख लेता है कि ली हील हो रहा है और उसके चारों ओर सिनिस्टर ऑरा है। वह बिना मौका दिए हमला करता है। लियाई हाई स्पीड से डॉज करता है। लुदान शॉक में पड़ जाता है। वह उसकी 3-फोल्ड स्पीड के साथ भी चल पा रहा है। गुस्से में वह पूरा इलाका लावा से भर देता है, लेकिन ली बेफिक्र खड़ा रहता है। उसे पता नहीं कि शैडो एनहांसमेंट ने उसके चारों ओर प्रोटेक्टिव लेयर बना दी है। ली संतुष्ट होता है, सोचते हुए कि एडवांस्ड वर्जन कितना चमत्कारी होगा। काम डिफाइंस के साथ वह लुदान को चिढ़ाता है कि उसकी हीट बहुत कम है। शॉक्ड लुदान के सामने ली ब्लेड उठाता है और कहता है, अब मेरी बारी है। दोनों टकराते हैं, लेकिन इस बार ली के पास अपर हैंड है। शैडो एनहांसमेंट उसकी स्टैट्स को 200% तक बढ़ा देती है। उसकी ब्लेड अब एनिमी के रॉक बॉडी को काट सकती है। लुदान का आर्म कटता है। वह फ्यूरी में फिर चार्ज करता है, मगर ली दोनों हाथों में ब्लेड्स लेकर तैयार है। वह रेंज्ड स्लैशेस भी भेज सकता है। लावा की वजह से लुडन लिम्स रीजेनरेट करता है और इन्फिनिट रिजेनरेशन का दावा करता है। ली कामली बताता है कि उसकी एनर्जी घट रही है। लुदन चुनौती देता है। ली बार बार लिम्स काटता है। आखिरकार रिजेनरेशन लड़खड़ाने लगती है। ली उसे सरेंडर करने को कहता है। मरने के सामने लुदान दलील देता है कि उनके बीच कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ली मान जाता है, लेकिन कहता है कि उसे चिन को प्रोटेक्ट करने का टास्क मिला था 1 मिलियन के लिए। लुदान 5 मिलियन ऑफर करता है। ली दिखावे में मान जाता है, लेकिन बता देता है कि उसे चिन के पिता चिन शाओशांग को सौंपा जाएगा। ये सुनकर लुदान समझ जाता है कि कैप्टिविटी उसके परिवार को भी खतरे में डाल देगी और इसी वजह से वह कैद से बेहतर मौत को चुन लेता है। वह ऐलान करता है कि आगे जो होने वाला है उसके लिए लियाई उसे दोष न दे और अपने हाथ में पकड़े एक शार्ड को उठाता है। एंट्रोपिक तुरंत उस शार्ड को पहचान लेता है। यह दूसरे वर्ल्ड के गेट से जुड़ा हुआ है। तुरंत ली एली के एसी को बताता है कि अगर लुदन ने इसे तोड़ दिया तो एबिस का बाहरी दुनिया से संपर्क हमेशा के लिए कट जाएगा और अंदर मौजूद हर कोई फंस जाएगा। लुदान आरोप लगाता है कि लेई ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। तेजी से आगे बढ़ते हुए लेई उसके हाथ से शार्ड छीन लेता है और अगले ही पल गुस्से में उस पर जानलेवा हमला कर देता है। लुदन जमीन पर गिर जाता है और पीछे एक एनर्जी कोर छोड़ जाता है। इस कोर की मदद से लियाई अपनी शैडो आई को अपग्रेड करता है, जो अब अल्टीमेट शैडो आई बन जाती है। अचानक जमीन कांपने लगती है। एंट्रोपिक बताता है कि माइनोटॉर की एनर्जी के बिना एबिस कोलैप्स हो रहा है। सब लोग सुरक्षित बाहर की ओर भागते हैं और बाहर निकलकर राहत की सांस लेते हैं। बाहर आने के बाद जिन उसे अपने पिता के फैक्शन में शामिल होने का प्रस्ताव देती है, यह भरोसा दिलाते हुए कि उसकी स्किल्स की कद्र होगी। एलाई साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे किसी भी फैक्शन में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह उससे अपनी पावर को सीक्रेट रखने की भी रिक्वेस्ट करता है। वह मान जाती है
है और उसे 1 मिलियन का रिवॉर्ड सौंपती है। ज्यादा पैसा कमाने का सोचकर लियाई लॉन्गमैन 3rd स्ट्रीट पर अपनी सोड बेचने की पेशकश करता है। वह उसे इंस्पेक्ट करती है और बताती है कि इसमें कोई स्पेशल एनर्जी एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन मटेरियल बेहद हाई क्वालिटी का है। वह अप्रेजल के लिए सोड लेने पर सहमत होती है और सही प्राइस दिलाने का वादा करती है। ली खुशी खुशी सोड सौंप देता है और गुड बाय कहता है, मन ही मन सोचते हुए कि आगे भी वह अपनी आइटम्स उसी को बेचेगा, क्योंकि उसे वेपन्स की अच्छी समझ है। फिर भी उसके मन में हल्का सा शक रहता है कि कहीं वह ड्यूओ जैसी न निकले। फिलहाल वह अपने कमाए 1 मिलियन से संतुष्ट है। बाद में घर पर वह लूदन से चुराया हुआ शार्ड निकालता है और एंट्रोपिक से पूछता है कि क्या यह सच में इतना इम्पोर्टेंट है। एंट्रोपिक उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वह पर्याप्त शार्ड्स इकट्ठा कर ले तो वह एस रैंक तक पहुंच सकता है। शार्ड को देखते हुए लेई उस ऑफर पर सोचता है। उसे पता नहीं कि एंट्रोपिक पहले से ही दूसरे वर्ल्ड के गेट की वापसी के बारे में सोच रहा है, जिसका मतलब है कि उनके एनिमीज अभी भी एक्टिव हो सकते हैं। एंट्रोपिक जानता है कि ली ही की है, क्योंकि एक दिन उन्हें ऐसे क्रीचर्स से लड़ना होगा जिन्हें ह्यूमन माइंड समझ भी नहीं सकता। वह यह सब अभी बताने का विचार करता है, लेकिन फिर छोड़ देता है। अभी ली का मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हमारा लड़का ई रैंक रिफ्ट जोन की ओर जाता है, जो एनजी ग्रुप के अंडर आती है। यह रिफ्ट एक माइनिंग एक्सीडेंट के कारण सील्ड है। वह देखता है कि गेट पर एक बी रैंक और 3 सी रैंक गार्ड्स खड़े हैं। उसे यकीन नहीं होता कि एनजी सिर्फ ई रैंक रिफ्ट की निगरानी के लिए इतने हाई लेवल गार्ड्स रखेगा। अपनी मौजूदा ताकत से वह जानता है कि इन गार्ड्स से लड़ना उसके बस की बात नहीं है। एंट्रोपिक भी क्यूरियस हो जाता है कि लो लेवल रिफ्ट के चारों ओर इतनी हैवी सिक्योरिटी क्यों है। लाई बताता है कि यही जगह उसके पेरेंट्स की मौत का सच छुपाए हुए है। उसे याद आता है जब वह एनजी ग्रुप के पास आंसर्स लेने गया था। सच बताने की जगह उन्होंने उसे और ज्यादा पैसे ऑफर किए थे। उसने पैसे छुए तक नहीं, क्योंकि उसे सच चाहिए था। मैनेजर ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की थी, यह कहते हुए कि उसके पेरेंट्स फील्ड एक्सीडेंट में मरे, लेकिन ली ने याद दिलाया कि उसके पेरेंट्स सी रैंक इवॉल्वर्स थे। वे किसी मामूली एक्सीडेंट में नहीं मर सकते। उसने जिद की कि उसे अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि हो सकता है वे अभी जिंदा हों। एनजी ग्रुप ने कहा कि रिफ्ट जोन अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ तक कि सी रैंक के लिए भी डेंजरस। लियाई ने फिर विरोध किया, ये कहते हुए कि अगर मॉन्स्टर्स भी होंगे तो ई रैंक से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकते। तभी एक गून उसे मारने ही वाला होता है, यह आरोप लगाते हुए कि वह बस और पैसा चाहता है। तभी एनजी ग्रुप का चेयरमैन निंग दोंग हाओ आ जाता है और वायलेंस रोक देता है। चेयरमैन ले को 200,000 कॉम्पेंसेशन ऑफर करता है, कहता है कि यह उसकी मदद करेगा, लेकिन ली पैसे लेने से मना कर देता है। उसे सिर्फ सच चाहिए। चेयरमैन प्रॉमिस करता है कि वह मैटर की जांच करेगा और ली उस पर भरोसा कर लेता है। उसे यह नहीं पता कि जल्द ही उसे पेरेंट्स के डेट के बदले लेबर वर्क में फंसा दिया जाएगा। एंट्रोपिक टिप्पणी करता है कि हर जगह यही होता है, स्ट्रेंथ के बिना हर क्रीचर को सबमिट करना पड़ता है। वह लेई से कहता है कि शार्ड्स इकट्ठा करने पर ध्यान दे, समय बर्बाद न करे। जब वह स्ट्रांग होगा, सच अपने आप सामने आ जाएगा। लियाई के मन में कई ख्याल घूमते हैं, उसका ई रैंक स्टेटस, पार्टी न बना पाने की लिमिटेशन और एंट्रोपिक की इंटेंशंस पर शक। शैडो उसे एस रैंक बनाने का वादा करता है, लेकिन ली उस पर पूरा भरोसा नहीं करता। एंट्रोपिक झुंझलाकर उसे चुप रहने को कहता है, बताता है कि वह उसकी पोटेंशियल देखता है, इसलिए उसे ट्रेन कर रहा है। लियाई कैजुअली कहता है कि उसने कुछ कहा ही नहीं। उसे पता नहीं था कि एंट्रोपिक उसके थॉट्स पढ़ सकता है। चिढ़कर वह उसे मेनेस कहता है। उसी समय उसके सामने एक मिशन इनवाइट आता है। इनवाइट देखने के बाद वह केमिकल सेक्टर की ओर जाता है, जो एक डी रैंक रिफ्ट जोन है। मैनेजर उसके देर से आने की शिकायत करता है और ली बहाना बना देता है कि वह दूर था। तभी उसकी नजर एक फेमिलियर फेस पर पड़ती है, अंकल हावल, जो उसे पहचान लेते हैं और 5 साल बाद देखकर खुश होते हैं। वहीं बाकी सी रैंक इवॉल्व्ड फाइटर्स माइनर का इंतजार करने से नाराज होते हैं। मैनेजर बताता है कि मिशन माइनिंग का है, जो एडवांस्ड वंस नहीं करना चाहते। क्लाइंट ने उन्हें रिफ्ट के अंदर जाकर 68 किलो कोल्ड क्रिस्टल निकालने का टास्क दिया है। एलईआई तुरंत समझ जाता है कि डी रैंक रिफ्ट के लिए 3 सी रैंक फाइटर्स रखना सस्पिशियस है। ऊपर से कोई भी फ्रेंडली नहीं लग रहा। उसे गेट के पास एक और सी रैंक प्रेजेंस महसूस होती है, शायद मर्सनरी हेजी। इसी बीच ब्लड पैंथर अपने फोन को देख रहा है, आंखों में ब्लड लस्ट लिए मन ही मन सबको हंट करने की सोचते हुए, ली को भी। कुछ देर बाद वे रिफ्ट के अंदर जाते हैं। अंकल हाउ उसकी प्रोटेक्टिव सूट के बारे में पूछते हैं और ली कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वह एडवांस्ड वन है। यह सुनकर एक इवॉल्व्ड फाइटर ताना मारता है, उसे ट्रैश का राजा कहता है। अंकल हाउ उसे बेट में न फंसने की सलाह देते हैं और लेई भरोसा दिलाता है कि वह कुछ नहीं करेगा। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, लेई को कुछ अजीब लगता है। वेजिटेशन इंसानों द्वारा जानबूझकर अरेंज की हुई लगती है। उसे पास ही एक बड़ा खतरा भी महसूस होता है, साथ ही ब्लड पैंथर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जिसे वह अब रोक नहीं पा रहा। वह देखता है कि मर्सनरी ने भी शायद इसे महसूस कर लिया है। एरोगेंट फाइटर्स उसे तेज चलने को कहते हैं और वह मान जाता है। लियाई अंकल हाउस से कहता है कि उसे मजबूती से पकड़ लें और इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ जाता है, जिससे फाइटर्स हैरान रह जाते हैं। एक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा उसे रोक लेता है, वार्निंग देता है कि वह अकेला डेंजर में पड़
जाएगा। दूसरी ओर ब्लड पैंथर इवॉल्व्ड फाइटर्स को देख रहा है, सोचते हुए कि उन्हें मैनिपुलेट करना कितना आसान है। एक फाइटर खतरा महसूस करता है, लेकिन लीडर उसे रीअश्योर करता है कि मिशन सिर्फ डी रैंक है। अचानक ब्लड पैंथर एक फाइटर के पीछे प्रकट होता है और उसे ट्रैप कर लेता है। शॉक में वे पीछे हटते हैं और बात करने की भीख मांगते हैं, लेकिन ब्लड पैंथर कोल्ड ब्लडेड तरीके से उसे मार देता है। गुस्से में दूसरा भाई उस पर दौड़ता है, लेकिन ब्लड पैंथर की थ्रेड्स उसे भी मार डालती हैं। वह बचा हुआ भाई को भागने को कहता है, उसकी डर से भरी शक्ल का मजा लेते हुए। दूरी बना लेने के बाद लियाई अंकल हाउ से थोड़ा आराम करने को कहता है। अंकल हाउ हैरान होते हैं कि उसने ब्रदर्स को छोड़ दिया। जवाब देने की जगह लाई पूछता है कि क्या उसने हाल ही में किसी फैक्शन को ऑफेंड किया है। अंकल हाउ कहता है कि वह सिर्फ माइनर है। लाई बताता है कि यह मिशन सबको मारने के लिए ऑर्केस्ट्रेट की गई है। अंकल हाउ डर जाते हैं। तभी बचा हुआ भाई चिल्लाता है कि लेई सब जानते हुए भी कुछ नहीं बोला। ली खड़ा होकर ताना मारता है कि मास्टरमाइंड का खुलासा करना ही उसे यूजफुल बनाएगा। फाइटर समझ नहीं पाता। लियाई उसकी गर्दन की ओर इशारा करता है, यह बताने के लिए कि वह मरने वाला है। ब्लड पैंथर उसे देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसने उसके मूव्स पहले ही प्रिडिक्ट कर लिए थे। लाई बिना समय गंवाए अपना अल्टीमेट शैडो आई एक्टिवेट कर देता है। सामने मौत को देखकर अंकल हाउ तुरंत उनकी जान की भीख मांगता है, कहता है कि वे सिर्फ माइनर्स हैं। ब्लड पैंथर मान लेता है कि उसका उनसे कभी कोई टकराव नहीं रहा, लेकिन कुछ दिन पहले नशे की हालत में अंकल हाउ के मुंह से एक सीक्रेट निकल गया था। अंकल हाउ कसम खाता है कि वह कभी इसे उजागर नहीं करेगा। अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए ब्लड पैंथर कहता है कि सिर्फ मरा हुआ इंसान ही सीक्रेट रख सकता है, और वह फिर अंकल हमारा लड़का तैयार खड़ा रहता है, दोनों हाथों में ब्लेड्स पकड़े हुए। पावर उफान पर होती है। ब्लड पैंथर अपनी थ्रेड्स हर तरफ फैला देता है और मानता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ली यी जैसे किसी के पास जो जैसे आदमी को गिराने की ताकत होगी। वह उसे क्लॉ करने बढ़ता है, यह स्वीकार करते हुए कि ली यी के पास जुओ को हराने वाली इकलौती स्किल है। ब्लड पैंथर वार करता है, लेकिन ली यी पहले ही शैडो एनहांसमेंट एक्टिवेट कर चुका होता है। वह आसानी से डॉज कर लेता है, क्योंकि ब्लड पैंथर इतना शक्तिशाली है कि सीधे ब्लॉक करना संभव ही नहीं। ब्लड पैंथर फिर हमला करता है और लेई को उड़ा देता है। मजबूरी में ली अंकल हाउ को पीछे रहने को कहता है। उसे समझ आ जाता है कि क्लोज रेंज लड़ाई में वह डिसएडवांटेज में है। ब्लड पैंथर ऐलान करता है कि वे दोनों मरेंगे, जिस पर ली यी तुरंत असहमति जताता है। वह अपना अल्टीमेट शैडो एक्टिवेट करता है और वेपन को डैगर्स में मॉर्फ कर देता है। डैगर्स उड़ते हुए ब्लड पैंथर की ओर जाते हैं, जिन्हें वह ताना मारते हुए ब्लॉक कर देता है। ली केक ई हवा में कूदता है। ब्लड पैंथर ग्रजिंगली मानता है कि ली की एबिलिटी एक माइनर के हिसाब से बहुत ऊंची है, लेकिन कहता है कि सोर्ड टूटने के बाद भी वह सिर्फ ई रैंक है। अगले ही पल ब्लड पैंथर के पैरों के नीचे जमीन फटती है और एक मर्सनरी उस पर हमला करता है। ली की स्नेक लाइक फ्लेक्सिबल शैडो ब्लड पैंथर को जकड़ लेती है। उसे एहसास हो जाता है कि क्लोज कॉम्बैट में उसकी महारत ही उसकी मौत बनेगी। एक पल में ही वह मारा जाता है। सी रैंक को मरते देखकर लेई को चिंता होती है, क्योंकि वह खुद उससे कमजोर है। कोई रास्ता न देख वह अंकल हाउ का हाथ पकड़कर वहां से निकलने पर ध्यान देता है। ब्लड पैंथर मानने से इनकार करता है कि वे बच सकते हैं। थोड़ी दूरी पर ली अंकल हाउ के घावों का इलाज करता है और रात में एस्केप कराने की योजना बनाता है। अंकल हाउ उसे अकेले भागने को कहता है, मानता है कि वह अब सिर्फ बोझ है। फिर वह पूछता है कि ब्लड पैंथर उसे क्यों मारना चाहता है। जरूर किसी सीक्रेट की वजह से। अंकल हाउ धीरे से मानता है कि उसे उसके पेरेंट्स की मौत का सच पता है, जिससे अनजाने में लेई की शैडो एनर्जी ट्रिगर हो जाती है। सच जानने की बेचैनी में लेई जोर देता है। अंकल हाउ बताता है कि पहले उसे यकीन नहीं था, लेकिन ब्लड पैंथर का पीछा करना साबित करता है कि क्विशी में कुछ गलत है। उसके पिता ने मरने से पहले बताया था कि यह आदमी माइनिंग एरिया में खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। कुछ दिन बाद एक्सीडेंट हुआ, उसके पेरेंट्स मारे गए और क्विशाहो ने उन पर ओर चोरी का आरोप लगा दिया। लेई एक गुस्से से भर जाता है कि उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। अंकल हाउ मानता है कि वह अपनी नौकरी खोने का जोखिम नहीं ले सकता था, क्योंकि उसके परिवार की जिम्मेदारी थी। लेई उसे दोष देता है कि उसने सच को फिसलने दिया। अंकल हाउ कबूल करता है कि गिल्ट के दबाव में उसने शराब पी और सच उगल दिया, जिससे यह डिजास्टर हुआ। अगले ही पल ब्लड पैंथर फिर प्रकट होता है। डेडली थ्रेड्स के साथ अंकल हाउ को जकड़ लेता है। मरने से पहले अंकल हाउ ली से माफी मांगता है। ब्लड पैंथर ली को उसके पेरेंट्स से पहचानते हुए कहता है कि वह उसे भी आफ्टर लाइफ में भेजेगा। दोनों के बीच जबरदस्त क्लैश होता है। ब्लड पैंथर खून बहाने को उतावला है, लेकिन ले याद दिलाता है कि उसकी स्पाइडर सिल्क अजेय नहीं है। वह शैडो मॉर्फ से अपनी ग्रेट सोर्ड निकालता है और सही पल का इंतजार करता है। जब ब्लड पैंथर लापरवाही से हमला करता है, ली थ्रेड्स तोड़ देता है और उसे चौंका देता है। ब्लड पैंथर को अपनी गलती का एहसास होता है। थका हुआ ली सोचता है कि क्या वह अपनी लिमिट पर पहुंच गया है। ब्लड पैंथर मानता है कि एक पल के लिए वह सच में डर गया था। बिना ई रैंक एबिलिटीज के वह हार चुका होता। वह फिर ली को स्पाइडर सिल्क में फंसाता है और उसे मारने की चुनौती देता है। ली की ग्लेयर
डेयर देखकर वह मजाक उड़ाता है कि क्या वह आंखों से मार देगा। ली की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर ब्लड पैंथर और उत्तेजित हो जाता है। वह काले मन से खुलासा करता है कि ह्यूओ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सही था, लेकिन उसके पेरेंट्स एक्सीडेंट में नहीं मरे, उन्हें उसी ने मारा था। लेई का चेहरा सन्न रह जाता है। ब्लड पैंथर हंसते हुए जोड़ता है कि लेई के पिता की भी वही एक्सप्रेशन थी जब उसने उसकी माँ को टुकड़ों में फाड़ दिया था, साइकोटिक हंसी के साथ। ले गुस्से से जल उठता है, उसकी पावर फट पड़ती है। एक पल में उसके चारों ओर की स्पाइडर सिल्क झलकर राख हो जाती है। वह अपनी शैडो से मर्ज होकर उठता है, ब्लड पैंथर को मारने का पक्का संकल्प लिए। एंट्रोपिक स्थिति देखता है और समझ जाता है कि उसकी प्रिडिक्शन सही थी। लेई हेट्रेड को शैडो एनर्जी में बदल सकता है। सिस्टम तुरंत नोटिफाई करता है कि मैसिव शैडो सर्ज डिटेक्ट हुआ है और लेवल करेक्शन शुरू होती है। एडजस्टमेंट सफल होता है और लेई सी रैंक पर पहुंच जाता है शैडो एनहेंसमेंट के साथ। इसके साथ एक नई स्किल अवेकन होती है, शैडो जॉन्ट, जो उसे किसी भी शैडो में घुसने और किसी दूसरी जुड़ी शैडो से निकलने देती है। ब्लड पैंथर देखता है कि लेई की इंजरीज पूरी तरह गायब हो चुकी हैं और हैरान होता है कि क्या उसके पास हीलिंग एबिलिटी है। ब्लड पैंथर संतोष से कहता है कि प्रे तब सबसे मजेदार होती है जब वह मौत के कगार पर तड़पती है और उस पर एनर्जी छोड़ देता है। एलिए जवाब में पूछता है कि शैडोज में असली प्रे कौन है और शैडो जॉन्ट से ब्लड पैंथर के पीछे प्रकट हो जाता है। यह अचानक मूवमेंट उसे झकझोर देता है। वह समझ नहीं पाता कि इतनी जल्दी एलियाई की ताकत कैसे बढ़ गई। ब्लड पैंथर उसकी स्पीड की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि यह उसे मारने के लिए काफी नहीं। ऊपर से लियाई शैडो मॉर्फ फ्लाइंग डैगर स्वार्म एक्टिवेट करता है और नीचे की ओर हमला करता है, उसे चुनौती देते हुए। ब्लड पैंथर आत्मविश्वास से कहता है कि ऐसे अटैक्स डॉज करना उसके लिए आसान है। फिर शैडो जॉन्ट लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म एक्टिवेट करता है, शैडो के जरिए टेलीपोर्ट होकर थ्रोन वेपन पर वार करता है। वह पूछता है कि क्या ब्लड पैंथर इसे संभाल पाएगा। ब्लड पैंथर फिर डिसमिस करता है, कहता है कि ये कमजोर डैगर्स उसकी डिफेंस भेद नहीं सकती। एली पीछे हटता है और साफ करता है कि डिफेंस तोड़ना उसका मकसद ही नहीं था। वह समझाता है कि वह ऑफेंस और डिफेंस एक साथ मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड थ्रेड्स कंट्रोल करने की स्पीड उसकी रिएक्शन स्पीड से मेल नहीं खाती। यही उसकी फेटल वीकनेस है। ब्लड पैंथर अविश्वास में चिल्लाता है, क्योंकि लेई कई दिशाओं से लाइटनिंग स्पीड पर हमला करता है। खून बहता हुआ वह घुटनों पर गिर पड़ता है, समझ नहीं पाता कि वह इतने कम उम्र के लड़के से कैसे हार गया। ली उसके सामने खड़ा होकर माइनिंग एक्सीडेंट की सच्चाई मांगता है। डैगर उसके सिर के ऊपर रखते हुए ब्लड पैंथर उसकी माँ के बारे में बताने लगता है, लेकिन लेई का धैर्य टूट जाता है। एक तेज स्लैश से वह उसका हाथ काट देता है। वह चेतावनी देता है कि उसकी पेशेंस की भी लिमिट है। ब्लड पैंथर बताता है कि सब कुछ क्वाई सिहाओ की योजना थी। लेई के पिता ने उसके सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स देख लिए थे। एक्सपोजर के डर से क्वाई ने दोनों पेरेंट्स को मरवा दिया और माइनिंग एक्सीडेंट को कवर अप बनाया। यह सच लेई की आंखें खोल देता है। ब्लड पैंथर जोड़ता है कि अब जब उसे एनजी ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट पता चल गई है, तो क्या यह उसे डराती है या उसका रिजॉल्व तोड़ती है और उसे छोड़ देने की सलाह देता है। लाई बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है, कसम खाता है कि उसके पेरेंट्स के कातिलों में से कोई भी बचेगा नहीं। बाद में एनजी ग्रुप हेडक्वार्टर्स में लेई छिपकर क्विशी को देखता है, जब एक सबऑर्डिनेट उसे कार तक छोड़ता है। एंट्रोपिक चेतावनी देता है कि सी रैंक बनने के बाद भी उसे बेवजह मौत को नहीं बुलाना चाहिए और याद दिलाता है कि पास ही एक ए रैंक एडवांस्ड फाइटर की प्रेजेंस महसूस की जा सकती है। वह मान लेता है कि उसे निंग दोंग हाओ के बारे में पता है, एनजी ग्रुप का चेयरमैन और ए रैंक एडवांस्ड फाइटर जो उसी कार में सफर करता है। वह अपने शैडो को भरोसा दिलाता है कि वह इतना लापरवाह नहीं है कि तुरंत क्वाई पर हमला कर दे। लाई ऊपर से सीन को ऑब्जर्व करता है और समझाता है कि बिना जांच पड़ताल के वह ब्लड पैंथर की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। उसे यह तय करना होगा कि उसके पेरेंट्स से जुड़ा मामला क्वाई का निजी फैसला था या पूरी एनजी ग्रुप इस कंस्पिरेसी में शामिल थी। हमारा लड़का उम्मीद करता है कि निंग इसमें शामिल न हो, क्योंकि उसकी ए रैंक स्टेटस चाहे जो भी हो, ब्लड डेट ब्लड से ही चुकता होता है। सिस्टम उसका करंट स्टेटस दिखाता है। सी रैंक एबिलिटीज, शैडो नॉलेज बेस, शैडो मॉर्फ अनलिमिटेड, शैडो आईज, शैडो एनहांसमेंट टियर 2 और शैडो जॉन्ट। वह कार का पीछा करता है, खुद को छिपाए रखते हुए, जब तक कि वह आखिरकार रुक नहीं जाती। वह देखता है कि वे ब्लैक पैंथर गैंग के वेयरहाउस पहुंच चुके हैं। उसे हैरानी होती है कि क्वाई आधी रात को यहाँ क्यों आया है। वेयरहाउस के अंदर ब्लैक पैंथर अपने सबऑर्डिनेट्स को सावधानी बरतने का आदेश देता है, क्योंकि सारे आइटम्स एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट हैं। वर्कर्स इक्विपमेंट को इधर उधर ले जाते हैं। क्वेनी पुराने माइनर हिवू की स्थिति के बारे में पूछता है। उसका एसोसिएट रिपोर्ट करता है कि ब्लड पैंथर गायब है और इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया गया अदर वर्ल्डली गेट भी लापता है। इसलिए यह तय करना नामुमकिन है कि वह जिंदा है या मर चुका है। क्वाई इस कंफ्यूजन पर एक्सप्लेनेशन मांगता है, यह बताते हुए कि ब्लड पैंथर सी रैंक था। सबऑर्डिनेट कहता है कि ब्लड पैंथर ने शायद अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर दिया, क्योंकि इस इंसिडेंट में 4 सी रैंक एडवांस्ड फाइटर्स मारे गए। क्वाई आदेश देता है कि इक्विपमेंट तुरंत शिफ्ट किया जाए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक क्रिटिकल स्टेज पर है और किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्लैक पैंथर पैसे के बारे में पूछता है और पुष्टि मिल जाती है कि सब तैयार है।
हमारा लड़का एक बॉक्स के पीछे छिपा रहता है। पूरी बातचीत सुनकर वह गुस्से में सोचता है कि क्विशी शाहो ने सच में सब कुछ प्लान किया था। उसका रेज उफान पर आने ही वाला होता है कि अचानक ब्लैक पैंथर कुछ अजीब महसूस करता है और पूछता है कि कहीं कोई छिपा तो नहीं है। लियाई तुरंत अपनी जगह बदल लेता है क्योंकि उसके पीछे वाला बॉक्स आग पकड़ लेता है। ब्लैक पैंथर हैरान होता है कि क्या हुआ। उसे लगता है शायद यह उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन वह साफ साफ कुछ पल पहले किलिंग इंटेंट महसूस कर चुका था। लेई दूसरे बॉक्सेस के ढेर के पीछे छिप जाता है, यह समझते हुए कि वह कितनी नजदीक से पकड़ा जाता बच गया, और यह भी कि उसकी सी रैंक ताकत अभी भी काफी नहीं है। उधर चिन ग्रुप एंटरप्राइज, जो चीन शाओशांग का है और लॉन्गमैन 3rd स्ट्रीट का प्रेसिडेंट है, वहाँ ली इमारत के बाहर खड़ा होता है। शैडो पूछता है कि वह मिशंस ढूंढने की बजाय सुबह सुबह यहाँ क्यों आया है। ली बताता है कि उसे तीसरा फ्रैगमेंट ढूंढना है और वेपन की असली वैल्यू पता करनी है। रिसेप्शनिस्ट शालीनता से मदद की पेशकश करती है। लाई कहता है कि वह चीनी से मिलना चाहता है। वह पूछती है कि क्या अपॉइंटमेंट है। पीछे से एक कपल गुजरता है। लड़की ली को तिरस्कार से देखती है और कहती है कि उसके जैसे गरीब माइनर को यहाँ यूं ही आने का हक नहीं है, और एल्डेस्ट यंग मिस का नाम इतनी आसानी से लेने पर तंज कसती है। ली उसे पहचान लेता है। सचिंग, उसका कंपेनियन चिन, भी ताना मारता है कि यह बदबू फैलाता है और पूछता है कि इसे बाहर क्यों नहीं फेंका गया। उसका घमंड ली को चिढ़ा देता है। वह पूछता है कि क्या 3rd स्ट्रीट की हॉस्पिटैलिटी यही है। लड़की पलटकर कहती है कि हॉस्पिटैलिटी गेस्ट्स के लिए होती है, गरीबों के लिए नहीं, और जोड़ती है कि वह उनके परिवार के कुत्ते बनने के भी काबिल नहीं है। ली पाती सोचता है कि क्या चिन फैमिली के सब लोग ऐसे ही एरोगेंट हैं, और तय करता है कि चीनी से संपर्क करने का कोई मतलब नहीं। वह जाने की बात कहता है, लेकिन वह रास्ता रोक लेती है। आदमी गार्ड्स को आदेश देता है और सब ली पर टूट पड़ते हैं। ली की शैडो जॉन्ट एक्टिवेट करता है और गार्ड्स को आसानी से गिरा देता है। फिर चिन का गला पकड़कर उसे उठा लेता है। लड़की डर जाती है और धमकी देती है कि यंग मास्टर को छोड़ दे, वरना चिन फैमिली का रात झेलना पड़ेगा। ली चिन को उसकी ओर फेंक देता है और कहता है कि वह आज उन्हें चीनियन के सम्मान में छोड़ रहा है। चिन गुस्से में फायर एनर्जी रिलीज करता है और पीछे से लेई पर हमला करने दौड़ता है, उसे मारने की कसम खाते हुए। ली पलटकर काउंटर करने ही वाला होता है कि एक आदमी बीच में रोक देता है और दोनों को रुकने का आदेश देता है। उसके पीछे से चिनियन सामने आती है और कहती है कि चिन ग्रुप में हंगामा करने की हिम्मत काफी है। यंग मास्टर चिल्लाता है कि ली का काम तमाम है और उसकी कजिन इसे नहीं छोड़ेगी। लड़की गार्ड्स को आदेश देती है कि उसे बाहर फेंक दो। वह कहता है कि यह सजा हल्की है और उसके हाथ पांव तोड़ देने चाहिए। तभी एक सबऑर्डिनेट उसे पीछे से पकड़ लेती है। वह चौंक कर पूछता है कि वह अपने ही परिवार पर क्यों हाथ उठा रही है। उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि ली ने सिर्फ उसका नाम लिया था और यंग मास्टर ने बेवजह झगड़ा किया। वह साफ करती है कि ली उसका दोस्त है और उसका नाम लेने में कुछ गलत नहीं। फिर वह आदेश देती है कि एरोगेंट गार्ड्स और उसकी गर्लफ्रेंड सबको बाहर निकाल दिया जाए और दोबारा कभी हायर न किया जाए। ड्रैग होते हुए लड़की रोती गिड़गिड़ाती है, खुद को यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड बताती है। चिनियन अपने कजिन को चेतावनी देती है कि दोबारा फैमिली नेम का गलत इस्तेमाल किया तो वह माफ नहीं करेगी। वह सिर झुकाकर मान जाता है। फिर वह हमारे लड़के की ओर मुड़ती है, हैरान होकर उसे यहाँ देखकर, और अंदर आने का निमंत्रण देती है। वह साइड ब्रांच के कारण हुई परेशानी के लिए माफी मांगती है। एलियाई कंधे उचकाकर कहता है, हर फैमिली में ऐसे लोग होते हैं। अंदर एक सर्वेंट आता है और बताता है कि प्रेसिडेंट चिन उसे मिलना चाहते हैं। वह माफी मांगती है और ली से इंतजार करने को कहती है। ली मान जाता है। तभी एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है और एक आदमी सामने आता है। पूछता है कि ली कौन है। ली अल्टीमेट शैडो आई से जांच करता है और देखता है कि वह ए रैंक फाइटर है। स्किल्स आई ऑफ डिटरेंस, फियर पैदा करता है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है, और फ्यूरियस थंडर, लाइटनिंग पावर और स्टैट्स बढ़ाता है। लियाई समझ जाता है कि यह ओपोनेंट खतरनाक है। वह सम्मान से कहता है कि शायद कोई गलतफहमी है क्योंकि वह सिर्फ माइनर है, लेकिन मेंटल अटैक उसे घिनौना लगता है और शैडो एनहांसमेंट भी इसके खिलाफ बेअसर रहता है। आदमी शॉक हो जाता है तो आई ऑफ डिटरेंस ली को डरा नहीं पाता। शक में वह सीधे पावर बर्स्ट करता है, ब्लो लगता है, लेकिन ली हिलता तक नहीं। आदमी अविश्वास में देखता है, इतना तो कम से कम बी रैंक ही सह सकता है। वह ली से असली मकसद कबूल करने को कहता है। उसी पल सीने आती है, आदमी का कान पकड़ती है और उसे डांटते हुए घसीट ले जाती है। चिन शाओशांग नरम आवाज में कहता है कि गेस्ट्स के सामने पिता का सम्मान करो। वह पलटकर कहती है कि बिना डिग्निटी वाले आदमी को सम्मान नहीं मिलना चाहिए और उसे उसके दोस्त को परेशान न करने का आदेश देती है। लेई समझ जाता है कि यही चिन शाओशांग है। वह ली से माफी मांगता है, मानता है कि वह उसकी बेटी के पास आने वालों पर शक करता है। लेई शांत स्वर में कहता है कि पिता का ऐसा करना स्वाभाविक है। इन्हीं उसे अंदर बुलाती है। बाहर खिड़की से चिन शाओशांग उन्हें देखता है, यकीन कर लेता है कि लड़के की उसकी बेटी में रुचि है और ठान लेता है कि वह उसे किसी को नहीं लेने देगा। उसके शब्द मुंह से निकल जाते हैं जिससे सीनी चिढ़कर उसे बाहर जाने को कहती है। बाद में वह शॉन के सामने बैठता है। वह उसे 5 मिलियन वाला कार्ड देती है और बताती है कि ग्रेट सोर्ड का मटेरियल स्पेशल है, इसलिए फाइनल प्राइस अप्रेजल के बाद तय होगा।
होगी। लय कहता है कि यह ठीक है, लेकिन जोड़ता है कि वह असल में किसी और चीज के लिए आया था। वह उसे एक फ्रेगमेंट दिखाता है और पूछता है कि क्या उसे पता है ऐसे और टुकड़े कहाँ मिल सकते हैं। वह उसे ध्यान से देखती है और बताती है कि दूसरे डायमेंशन से आए ये अजीब फ्रैगमेंट्स पहले काफी आम थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कोई इन्हें लगातार खरीदता जा रहा है, जिस वजह से अब ये रेयर हो गए हैं। वह सलाह देती है कि वह लॉन्गमैन 3rd स्ट्रीट की ऑक्शन चेक करे, वहां शायद उसे एक मिल जाए। हमारा लड़का उसका शुक्रिया अदा करता है और एंट्रोपिक उसके दिमाग में फुसफुसाता है कि शायद इसका रिश्ता उन्हीं लोगों से है जिनसे वे पहले टकरा चुके हैं। कोई न कोई इन फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा कर रहा है। कहीं और एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को ले के बारे में रिपोर्ट देता है कि 20 साल का ये माइनर कुछ दिन पहले तक सिर्फ ई रैंक असेंडेंट के रूप में क्लासिफाइड था। उसके शरीर में कोई स्पेशल एनर्जी डिटेक्ट नहीं हो सकी थी, इसलिए उसे हमेशा ऑर्डिनरी समझा गया। प्रेसिडेंट चिन यह सुनकर सोच में पड़ जाता है कि इतने कम समय में ई रैंक से सी रैंक तक पहुंचना सस्पिशियस है। या तो वह शुरू से ही अपनी ताकत छुपा रहा था या फिर हाल ही में कुछ असामान्य हुआ है। इससे पहले कि वह और सोचे, उसका फोन बजता है। वह कॉल उठाता है और एक पुराने परिचित की आवाज पहचान लेता है। कॉल करने वाला हुआ बिना समय गंवाए पूछता है कि क्या उसकी बेटी ने जो ग्रेट स्वॉर्ड्स पहले भेजी थीं, उनमें से कुछ अभी भी बची हैं। प्रेसिडेंट बताता है कि उसे यकीन नहीं है और पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों है। वो जोर देकर कहता है कि वह तुरंत चेक करे और जितनी हो सब ले लेगा। प्रेसिडेंट हंसते हुए कहता है कि इतने पुराने फॉक्स का अचानक इतना इंटरेस्ट दिखाना किसी गहरे कारण की ओर इशारा करता है। वो डिटेल्स नहीं देता, बस इतना बताता है कि स्वॉर्ड का मटेरियल उनकी आर्मी की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। यह बात प्रेसिडेंट के मन में अटक जाती है। लय की ताकत रहस्यमयी है, बैकग्राउंड साफ नहीं और उसके बनाए वेपन्स भी असाधारण हैं। उसके बारे में कुछ भी समझना आसान नहीं। उधर कहीं और हमारा लड़का खुद सोच में डूबा हुआ है, सामान और मटेरियल से घिरा हुआ। उसे शक होता है कि कहीं इनमें हिडन फ्रैगमेंट्स तो नहीं है। तभी वही इरिटेटिंग कपल उसका ध्यान खींच लेता है। उसकी ग्रीडी एक्स, जो पहले चिंतांग में काम करती थी, फिर से जो से चिपकी हुई है। वह उसे समझाती है कि उसका अब चिंतांग से कोई लेना देना नहीं है। उसने चिन कॉर्पोरेशन की नौकरी भी छोड़ दी है ताकि उससे दूरी बना सके। जो उसे अपने और करीब खींचता है और ऐलान करता है कि अब से वही उसका ख्याल रखेगा। वह उसके सीने में पिघल जाती है, उसकी तारीफ करते हुए कि वह कितना अच्छा है। जो गर्व से मुस्कुराता है, लेकिन उसकी नजर हमारे माइनर पर पड़ते ही इरिटेशन चमक उठती है। उसे ख्याल आता है कि क्या ब्लड पैंथर ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। जो आगे बढ़कर पूछता है कि एक मामूली माइनर अंदर कैसे घुस आया। वह उनकी पिछली मुठभेड़ याद दिलाता है जब उसने बिना मेहनत उसे थप्पड़ मारा था। प्रेशर की एक लहर छोड़ते हुए जो उसे दूर रहने की चेतावनी देता है। माहौल टेंस हो जाता है। तभी ब्रदर बाओ आ जाता है। वह जो का मजाक उड़ाता है कि वह ब्लैक पैंथर गैंग के लिए शर्मिंदगी है। फिर हमारी तरफ मुड़ता है। वह ऐलान करता है कि उसके सबऑर्डिनेट को थप्पड़ मारना पूरी गैंग का अपमान है। कंधे पर भारी हाथ रखते हुए बाओ उसे घुटने टेक कर माफी मांगने का आदेश देता है। उसकी ताकत से जमीन में दरार पड़ जाती है, जरा भी नहीं हिलता और जवाब देता है कि घुटने टेकना सिर्फ बाओ के सपनों में होगा। बाओ हैरान होकर मानता है कि उसने उससे ऐसी टफनेस की उम्मीद नहीं की थी। जो गुस्से में फुफकारता है और उसे बेकार माइनर कहता है जिसे अपनी औकात नहीं पता। तभी सेन अपने सबऑर्डिनेट के साथ पहुंचती है। वह आगे बढ़कर गैंग को याद दिलाती है कि यह ड्रैगन गेट्स 3rd स्ट्रीट है। अगर वे पैसे खर्च करने आए हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर हंगामा करने आए हैं तो वह बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके शब्द बाओ को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वह पीछे हटता है, फिलहाल मामला छोड़ने का फैसला करता है और अपने लोगों को ऑक्शन की ओर जाने का आदेश देता है। सब शांत होने पर सीएन उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है और वह भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है। जाते जाते बाओ बड़बड़ाता है कि उसका बैकग्राउंड समझ से बाहर है और सोचता है कि वह उसके सर्कल में कैसे आ गया। जो अभी भी कड़वाहट से भरा बताता है कि यही माइनर वह है जिसने वह ट्रेजर्ड स्वॉर्ड चुरा ली थी जो उसके लिए थी और जिसने ब्लैक पैंथर गैंग को खत्म करने की डींग भी हाँकी थी। बाओ उसे कॉलर से पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या यह सच है। शू जोर देकर कहती है कि हाँ। उसी पल क्वाई आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। बाओ समझाता है कि यही लड़का पिछली बार ब्लड पैंथर का टारगेट था, फिर भी किसी तरह जिंदा है। वह सीधे लाई की ओर इशारा करता है, शक जताते हुए कि शायद ब्लड लेपर्ड को मारने वाला यही हो। जो तुरंत इसे खारिज करता है, कहता है कि एक ई रैंक कमजोर माइनर उनके सेकंड इन कमांड को कैसे हरा सकता है। इस बीच हमारा लड़का क्वाई को ध्यान से देखता है और क्वाई भी उसे देखता है। सोचता है कि यह चेहरा उस कमजोर लड़के जैसा है जिसे वह पहले जानता था और हैरान होता है कि ऐसा वीकलिंग ताइथी के साथ कैसे उलझ गया। लाई उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। वह बताती है कि उसके पिता ने अचानक उसे बुलाया। वह उसे भरोसा दिलाती है कि जब तक वह यहाँ है कुछ नहीं होगा। क्वाई उन्हें नोटिस करता है और मानता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ उससे टकराएगा। वह ध्यान हटाते हुए कहता है कि वह सिर्फ एक माइनर है जो कर्ज चुकाने के लिए माइंस में काम करने को मजबूर है, इसलिए एनजी ग्रुप जैसे हाई लेवल लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं हो सकता। क्यूआई कबूल करता है कि पेरेंट्स वाले मामले का फैसला ऊपर से आया था। वह मदद करना चाहता था लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं थी, उसकी बातों की कोई कीमत नहीं थी। हमारा लड़का उसे सुनता है, यह समझते हुए कि वह जिम्मेदारी से हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। वह उसे बताता है कि उसे अंकल
घाव से सच्चाई पता चल चुकी है। वो बीच में टपक पड़ता है और कहता है कि उसे सबक सिखाने की जरूरत है, लेकिन कुआई उसे रोक देता है, यह बताते हुए कि यह इलाका चिन शाओवांग का है और पब्लिक क्लैश करना बेवकूफी होगी। फिर भी बात साफ है, उसने एक लाइन क्रॉस की है और किसी को चुपचाप उसे संभालना होगा। बाओ खतरनाक मुस्कान के साथ तुरंत इंतजाम करने का वादा करता है। इस बीच वह उसे ऑक्शन शुरू होने से पहले अपने पिता से मिलने ले जाती है। हॉल में शाम की अनाउंसमेंट गूंजती है और वह उसे बताती है कि वह ऑक्शन देखेगी और अगर उसे वह चीज दिखी जो वह चाहता है तो सिग्नल देगी। वह उसका शुक्रिया करता है और भीड़ पर नजर रखते हुए आगे बढ़ता है। अंदर प्रेसिडेंट उस वेपन का जिक्र करता है जो उसने पिछली बार कमीशन की थी और पूछता है कि क्या और भी हैं। वह सब कुछ खरीदने के लिए बड़ी रकम ऑफर करता है। हमारा लड़का सोचता है कि प्रेसिडेंट खास तौर पर उस एंट्रोपिक क्लैन वेपन में दिलचस्पी रखता है, इसी वजह से इतनी ईगरनेस है। वह तय करता है कि थोड़ा रोक कर रखेगा क्योंकि बहुत ज्यादा रेयर पीसेस दिखाने से खतरनाक ध्यान खींच सकता है और कीमत भी गिर सकती है। वह शांति से बताता है कि उसे एक संयोग से मिली थी और उसके पास 2 और स्टॉक में है। बिडिंग शुरू होती है। ऑक्शनियर आइटम नंबर्स और स्टार्टिंग प्राइसेस अनाउंस करता है। हॉल ऑफर्स से गूंज उठता है। हमारे लड़के का दिल खुशी से उछलता है जब प्लेटफॉर्म पर एक फ्रैगमेंट आता है, प्रूफ कि ये अजीब अदर वर्ल्ड पीसेस सच में यहाँ हैं। वह अपने फंड्स चेक करता है, करीब 70 मिलियन, और उसी के भरोसे लॉट जीतने का इरादा करता है। शुरुआती बिड्स धीरे धीरे बढ़ती हैं, फिर एक राइवल कीमत तेजी से बढ़ा देता है, 30 मिलियन डालता है माहौल टटोलने के लिए, लेकिन दूसरा बायर तुरंत मैच कर देता है। गैंग लीडर्स फुसफुसाते हैं और इशारा करते हैं, चैलेंजर को ट्रबल समझते हुए। एक लीडर और ऊंची बोली लगाता है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। एलईआई 60 मिलियन की बोली लगाकर सबको डराने की कोशिश करता है। श्याओंग त्योरी चढ़ाकर चेतावनी देता है कि कीमत हाथ से निकल रही है और कोई जानबूझकर वैल्यू बढ़ा रहा है ताकि राइवल्स को कुचला जा सके। हमारा लड़का इस चाल से झुंझला जाता है और सोचता है कि 2 बड़े कैंप्स, चिन ग्रुप और एनजी ग्रुप में से किसके पास ज्यादा गहरे पॉकेट्स हैं। प्रेसिडेंट चिनशिया याद दिलाता है कि यह उसका एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन सवाल करता है कि वह मदद क्यों करे। इसी बीच बायर नंबर 2 70 मिलियन की बोली लगाता है और क्वाई दूर से यह सब देखता है। लई अपनी वेपन्स की ओर एक उंगली से इशारा करता है जिससे वे मटीरियलाइज हो जाती हैं। चिन शाओसंग दोनों आइटम्स को पिछले प्राइस पर खरीदने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि ली के पास मौजूद थोड़े से पैसे ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए काफी नहीं होंगे। प्रेसिडेंट को भरोसा दिलाया जाता है कि जब ली ने यह दावा किया है तो वह जरूरी क्वांटिटी जरूर पेश करेगा। इससे चिन सोच में पड़ जाता है कि शायद इस यंग मैन के पास उससे कहीं ज्यादा वेपन्स हैं जितना उसने दिखाया है। जब 70 मिलियन की बोली पूरी होने वाली होती है, चियन ली यी का हाथ पकड़कर उसे आगे खींचती है और जल्दी करने को कहती है, इससे पहले कि वह बुरा आदमी आइटम छीन ले। एलईआई अपने मन में सोचता है कि उसे सच में सुपर रिच लोगों की दुनिया समझ नहीं आती जहां 100 मिलियन सिर्फ पॉकेट चेंज होता है। वह अपनी बोली बढ़ाता है और 100 मिलियन पुकारता है। बायर नंबर 9 अब 100 मिलियन की बोली लगा चुका होता है। तभी क्वाई अचानक 200 मिलियन की काउंटर बोली लगाता है, यह सोचकर कि यह फ्रैगमेंट उनकी ग्रुप की सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए बेहद अहम है और किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना होगा। बिड्स तेजी से बढ़ती हैं, 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन। ऑडियंस में हलचल मच जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये दोनों बिडर्स अपना दिमाग खो चुके हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या इस फ्रैगमेंट की वाकई इतनी ज्यादा वैल्यू है। एक लड़की कहती है कि शायद ये दोनों बिग स्पेंडर्स आपस में भिड़ रहे हैं और इसका फ्रैगमेंट की असली कीमत से कोई लेना देना नहीं है। बाओ क्वाई को बताता है कि हमारा लड़का साफ तौर पर उनके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन क्वाई इस चिंता को खारिज कर देता है, यह कहते हुए कि उसके पास कोई काबिलियत नहीं है जो असली थ्रेट बन सके। फिर वह चौंकाने वाली 1 बिलियन की बोली लगाता है। ऑक्शन हाउस में मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। सीएन कहती है कि क्वी जानबूझकर उन्हें प्रोवोक कर रहा है। लाई समझ जाता है कि क्वाई के स्वभाव के हिसाब से कुछ गड़बड़ है। वह कभी भी इतनी बड़ी रकम यूं ही इंपल्स में बर्बाद नहीं करेगा जब तक कि कोई बेहद अहम चीज दांव पर न हो। चिन शाओशांग पीछे से आकर लेई को सावधान करता है कि वह सोच समझकर कदम उठाए। बोली अब 1 बिलियन तक पहुंच चुकी है और उसे यह सोचना होगा कि क्या वह सच में इतने वेपन्स प्रोड्यूस कर सकता है। सीएन अपने पिता को याद दिलाती है कि उसने पहले ही प्रॉमिस किया है कि जो भी कमी होगी वह खुद भर देगी और उससे स्पॉइल स्पोर्ट न बनने की गुजारिश करती है। फिर वह लाई को जल्दी बोली लगाने के लिए उकसाती है ताकि वह विलन जीत न जाए। वह 2 बिलियन की बोली लगा देती है। पूरा हॉल शॉक में डूब जाता है। होस्ट अनाउंस करता है कि बायर नंबर 9 ने 2 बिलियन की बोली लगाई है। बाओ गालियां बकता है, यह सोचते हुए कि इस लड़के के पास इतना पैसा आया कहां से। क्वाई समझ जाता है कि यह जरूर चिन शाओशांग का इन्फ्लुएंस होगा, वरना ली के पास 2 बिलियन कैसे हो सकता है। होस्ट तीसरी और आखिरी बार कॉल करता है, बिडिंग खत्म होने की घोषणा करता है और बायर नंबर 9 को अननोन फ्रैगमेंट जीतने पर बधाई देता है। चियन ली को कंग्रेचुलेट करती है। लेआई सोचता है कि क्या उसे इतनी ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत है। वह
जवाब देती है कि उसे बुरे लोगों को ह्यूमिलिएट होते देखना बहुत पसंद है। शिन टिप्पणी करता है कि बिडिंग वॉर काफी एंटरटेनिंग थी, लेकिन पिछली रकम घटाने के बाद भी ली को अभी 70 से ज्यादा वेपन्स की कीमत चुकानी होगी। वह पूछता है कि क्या ली ये सच में इतनी आइटम्स बना सकता है। ली समझाता है कि चीजें रेयर होने पर ही प्रेशियस होती हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाएं तो उनकी कीमत पुराने स्टैंडर्ड से नहीं आंकी जा सकती। वह उंगलियां चटकाता है और सैकड़ों वेपन्स उनके चारों ओर मटीरियलाइज हो जाते हैं। वह बताता है कि 100 से ज्यादा वेपन्स आसानी से 2 बिलियन की कीमत कवर कर देंगे। चिन शाओशांग मान लेता है कि लेई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड युवा है और सोचता है कि उसका टेम्परामेंट और स्ट्रेंथ दोनों बेहतरीन है। वह विचार करता है कि अगर यह व्यक्ति उसके लिए काम करे तो कितना फायदेमंद होगा। सीन ली यी से कहती है कि अगली बार कुछ इतना मजेदार हो तो उसे जरूर बुलाए। चिन शाओशन सोचता है कि बेहतर होगा अगर ली उसकी बेटी से दूर रहे। अगर वह अनटेम्ड रहा और उसकी कीमती बेटी को ले उड़ा तो यह बड़ी समस्या होगी। वह सीएन से घर चलने को कहता है और ली को बताता है कि वह अपना खरीदा हुआ आइटम सीधे जाकर ले सकता है। ली आई प्रेसिडेंट को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। जाने से पहले चिन शाओशन उसे सलाह देता है, भले ही ले के पास ऐसे मेथड्स हों जिनसे बाकी लोग अनजान हैं, लेकिन एनजी ग्रुप को भी कम मत आंको। यह ऐसी ताकत नहीं है जिसे वह अकेले संभाल सके। कभी कभी समान गोल्स वाले पार्टनर्स के साथ अलायंस बनाना जरूरी हो जाता है। अगर लियाई को ऐसे कोऑपरेशन में इंटरेस्ट हो तो वह बाद में संपर्क कर सकता है। उसी समय बाओ को एक फोन कॉल आता है। वह सिचुएशन समझकर कुआई को बताता है कि प्रेसिडेंट और उसकी बेटी जा चुके हैं और फ्रैगमेंट कलेक्ट करने वाला हमारा लड़का ही होगा। वह प्लान सजेस्ट करने लगता है, लेकिन कुआई बीच में रोक देता है और कहता है कि वे लॉन्गमैन 3rd स्ट्रीट के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने के बाद मूव करेंगे। वे और कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। भरोसा दिलाता है कि इस बार वह जो और 3C रैंक एक्सपर्ट्स लेकर आएगा और ऑपरेशन फेल नहीं होगा। घर लौटते हुए लेगी एक अहम बात समझता है। जिन शाओवांग साफ तौर पर उसके बारे में जानकारी जुटा रहा है। उनकी बातचीत में आखिरी कमेंट साफ तौर पर उसे अलायंस में खींचने की कोशिश था। उसे साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह किसी फॉर्मल अग्रीमेंट से बांधा नहीं रहेगा। एंट्रोपिक उसके बगल में तैरता हुआ बताता है कि प्रेसिडेंट अभी ए रैंक पर है। वह समझाता है कि पर्याप्त फ्रैगमेंट्स के साथ एस रैंक तक पहुंचना काफी अचीवेबल है। एलियाई उसे संदेह भरी नजर से देखता है, जिससे एंट्रोपिक डिफेंसिव हो जाता है। लाई जवाब देता है कि वह मानता तो है, लेकिन ट्रायल के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी। अंदर ही अंदर वह अलग सोचता है। एस रैंक हंटर्स बेहद रेयर हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ 9। वहां पहुंचना असाधारण मेहनत और टैलेंट मांगता है। वह ये विचार अपने तक ही रखता है ताकि एंट्रोपिक को चिढ़ा न दे। उसी पल एक जोरदार क्रैकलिंग आवाज उसका ध्यान खींचती है। पलटकर वह देखता है कि उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग आग की लपटों में घिरी हुई है। लोग चीखते चिल्लाते बाहर भाग रहे हैं। उसका फोन तुरंत बजता है। कॉलर उसे ब्लैक पैंथर गैंग के अटैक की टिप के बारे में बताता है। एलियाई जलती इमारत की ओर देखता है और कहता है कि अटैक तो पहले ही शुरू हो चुका है। सामने वाला छिपने की सलाह देता है जब तक बैकअप आए, लेकिन लेई आत्मविश्वास से मना कर देता है। जो कई गैंग मेंबर्स के साथ सामने आता है और लेई से घुटने टेक कर दया की भीख मांगने को कहता है। वह धमकी देता है कि ऐसा करने पर उसकी बेकार जिंदगी छोड़ देगा। लेई डरने के बजाय अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, जिससे आसपास की हवा कांपने लगती है। ये जो का मजाक उड़ाता है कि वह इतना छोटा ग्रुप लेकर आया है। जो शेखी बघाड़ता है कि उसके पास 3 असली सी रैंक फाइटर्स हैं और ली को बस एक ई रैंक माइनर बताकर डिसमिस करता है। ली मुस्कुराता है और पूछता है कि अगर वह इतना ही कमजोर है तो ब्लड पैंथर उसे मारने में नाकाम क्यों रहा। एक सबऑर्डिनेट शक जताता है कि कहीं ली अपनी असली ताकत छुपा तो नहीं रहा, लेकिन जो उसे नजरअंदाज कर देता है। उसे यकीन है कि ली बस एक ऑर्डिनरी माइनर है, बिना कॉम्बैट एक्सपीरियंस के। इसी भरोसे में एक गैंग मेंबर लापरवाही से चार्ज करता है। वह वेपन स्विंग करता है, आसान जीत की उम्मीद में, लेकिन वार पड़ने से ठीक पहले लाई अपनी जगह से गायब हो जाता है। वेपन खाली जमीन पर गिरता है और सब हक्के बक्के रह जाते हैं। लाई कंफ्यूज्ड अटैकर के पीछे प्रकट होता है और तलवार से वार करता है। वह कैजुअली जो की बात मानते हुए कहता है कि हाँ, वह माइनर ही है, लेकिन उसके एक्शंस कुछ और ही बताते हैं। गैंग मेंबर्स शॉक में जम जाते हैं, समझ नहीं पाते कि लेई कब और कैसे हिला। जो की आवाज में डर आ जाता है और वह बाकी लोगों को एक साथ हमला करने का आदेश देता है। एलियाई दोनों अटैकर्स को पल भर में काट गिराता है और जो का गला पकड़ लेता है। वह पूछता है कि जो जैसा टफ गैंगस्टर एक सिंपल माइनर से इतना डर क्यों रहा है। जो छटपटाते हुए छोड़ देने की भीख मांगता है। चूंकि जो को आग से खेलना पसंद है, ले तय करता है कि उसे वही देगा जो वह चाहता है। वह गैंग लीडर को जलती हुई अपार्टमेंट बिल्डिंग में फेंक देता है। जो लपटों में गिरते हुए क्वाई और ब्रदर पैंथर के बदले की धमकी देता है। आग उसके कपड़ों में फैल जाती है और वह दर्द से चीखता है। लेई शांति से वादा करता है कि वह बहुत जल्द उन दोनों को भी जो के पास भेज देगा। चियन दौड़कर आती है और पूछती है कि क्या उसे चोट लगी। लेई उसे टाल देता है, कहता है कि ऐसे लैकी से निपटना कोई मुश्किल नहीं था। वह उसके अगले प्लान्स के बारे में पूछती है। लेई साफ कहता है कि वे पहला हमला कर चुके हैं, इसलिए वह जवाबी वार करेगा। चियन
उसकी मदद ऑफर करती है। कारण पूछने पर वह बताती है कि ब्लैक पैंथर गैंग से उसे पहले से ही चिढ़ है। उसके दोस्त पर हमला करना उन्होंने एक सीमा पार कर दी, खासकर जब ली यी उसके गिने चुने करीबी दोस्तों में से एक है। यह कहते हुए उसके गाल हल्के से लाल हो जाते हैं। लेई उसकी दोस्ती और पार्टनरशिप स्वीकार कर लेता है। वे पहले ब्लैक पैंथर गैंग को टारगेट करने का फैसला करते हैं, फिर बड़े थ्रेट्स की ओर बढ़ेंगे। सीएन उसे एक घर की ओर ले जाती है और बताती है कि यह जगह ज्यादातर खाली रहती है, वह जो कमरा चाहे चुन सकता है। वह गए है तुरंत एक कमरे की ओर इशारा करता है, लेकिन वह झट से उसे उस कमरे में जाने से रोक लेती है। अंदर का कमरा पूरी तरह फेमिनिन एक्सेसरीज और डेकोरेशन से भरा हुआ होता है। चारों तरफ काफी अव्यवस्था फैली रहती है। वह टिप्पणी करता है कि सब कुछ काफी गर्ली लगता है, हालांकि वह यह भी मानता है कि जगह अजीब तरह से शांत महसूस होती है। वह कहती है कि उसके जैसे इंसान का ऐसी चीजों को पसंद करना अजीब है, खासकर चिन कॉरपोरेशन की एयर होने के नाते। वह जवाब देता है कि किसी भी लड़की के लिए ऐसी चीजें होना पूरी तरह नॉर्मल है। उसकी अगली बात उसे चौंका देती है। वह कहता है कि जब वह अपना यूजुअल कोल्ड और डिस्टेंट एटीट्यूड छोड़ देती है तो वह कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। क्यूट शब्द उसके दिमाग में गूंजता है, क्योंकि आज तक किसी ने उसे इस तरह नहीं कहा था। वह वह पीछे से उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वह कैजुअली उसका हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए सुनता है जब वह बताती है कि उसे भूख लगी है। किसी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वह हवा से कई तरह के इंग्रेडिएंट्स निकालता है और कहता है कि फिलहाल ये इमरजेंसी सप्लाईज ही काम चलाने के लिए काफी होंगे। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। उसे याद आता है कि ऑक्शन में भी उसने ऐसे ही वेपन निकाला था। वह पूछती है कि ये सब चीजें कहाँ से आईं? वह बस इतना कहता है कि उसे मैजिक आती है। यह सुनकर वह उत्साह से उससे लेसन्स मांगती है। वह उसे सलाह देता है कि उसे पहले घर लौट जाना चाहिए। वह हैरान होकर पूछती है कि इसमें क्या गलत है। उसी समय घर के बाहर उसका पिता गुस्से में उन्हें देख रहा होता है। वह सोचता है कि इस लड़के ने उसकी कीमती बेटी पर कौन सा जादू कर दिया है कि इतनी जल्दी उनका रिश्ता इतना आगे बढ़ गया। यह बात उसे परेशान करती है कि उसकी बेटी अब ऐसी जगह रुक रही है जहाँ वह खुद भी दाखिल नहीं हो सकता। उसे याद आता है कि हाल के दिनों में उसने उससे इतनी खुशी से बातें तक नहीं की। रात के समय एक लड़का और लड़की का अकेले साथ होना उसके दिमाग में बेहद असहज माहौल पैदा कर देता है। हमारा लड़का पिता के बढ़ते गुस्से को महसूस कर लेता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर वह जल्दी घर नहीं लौटी तो उसका पिता सच में उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उस शाम बाद में घर वापस आकर वह समझाता है कि यह जगह ड्रैगन गेट 3rd स्ट्रीट के टेरिटरी में आती है, इसलिए अनवांटेड विजिटर्स से उनकी सुरक्षा रहती है। वह 3 फ्रैगमेंट्स निकालता है, एक लावा माइनोटोर से, दूसरा ब्लड पैंथर से और तीसरा ऑक्शन से मिला हुआ। कुछ अहम शुरू करने से पहले वह अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है कि इन फ्रैगमेंट्स और अचानक प्रकट होने वाले डायमेंशनल पोर्टल्स के बीच क्या संबंध है। एंट्रोपिक समझाता है कि ये तीनों फ्रैगमेंट्स दरअसल ऑल्टरनेट प्रिजन गेट के छोटे छोटे टुकड़े हैं। उनकी दुनिया में मौजूद सभी डायमेंशनल पोर्टल्स इसी गेट के फ्रैगमेंट से जुड़े होते हैं। पोर्टल में प्रवेश करते हुए हमारा लड़का ऑल्टरनेट डायमेंशंस की असली प्रकृति के बारे में पूछता है। दूसरी ओर पहुंचने पर एंट्रोपिक बताता है कि वहां मौजूद क्रीचर्स कैदी हैं और जिसे लोग ऑल्टरनेट डायमेंशन कहते हैं वह असल में एक विशाल इंटर डायमेंशनल प्रिजन है। कैद का यह कॉन्सेप्ट उसे उलझन में डाल देता है और वह और जानकारी मांगता है। एंट्रोपिक कहता है कि आगे आने वाले ट्रायल्स पूरे करने पर उसे जवाब अपने आप मिल जाएंगे। उनके सामने एक विशाल टावर खड़ा होता है। एंट्रोपिक गर्व से बताता है कि यह स्काई रीचिंग टावर है, उसकी सबसे बड़ी मास्टरपीस और उसी के साथ इस युवा का ट्रायल ग्राउंड। हमारा लड़का टावर की अजीब बनावट को देखता है और नोट करता है कि एंट्रोपिक का ट्विस्टेड चेहरा इस टावर की अनसेटलिंग एस्थेटिक से मेल खाता है। इमारत को ढंकती बड़ी बड़ी ट्यूब्स उसे कुछ वेपन्स के मटेरियल जैसी लगती हैं, जिससे वह सोचता है कि शायद श्याओशांग को इनमें इंटरेस्ट हो। एंट्रोपिक भीतर ही भीतर झुंझलाता है, सोचता है कि अगर उसका गुस्सा हद से बढ़ गया तो उसकी सोल बिखर सकती है और कोई उसकी परवाह नहीं करेगा। ट्रायल की शर्तों के बारे में पूछने पर एंट्रोपिक बताता है कि स्काई रीचिंग टावर में कुल 6 फ्लोर्स हैं। उसकी मौजूदा स्ट्रेंथ के हिसाब से पहले फ्लोर पर मौजूद शैडो वाइवर्न को हरा पाना भी काफी इंप्रेसिव होगा। हमारा लड़का क्रीचर को देखकर पूछता है कि क्या यह छोटा सा ड्रैगन जैसा जीव सच में भयानक शैडो वाइवर्न है। उसे तो यह किसी गेको जैसा लगता है। वह कैजुअली हाथ बढ़ाकर उस छोटे से क्रीचर की ओर जाता है और कहता है कि इतनी छोटी चीज पर हमला करना तो कमजोर को बुली करने जैसा है। एंट्रोपिक उसे हंसने देता है, चेतावनी देता है कि यह मजाक ज्यादा देर नहीं चलेगा। हमारा लड़का क्रीचर को लिटिल क्यूटी कहकर उसकी आंखों में देखता है। अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और वह पूरी तरह चौंक जाता है। छोटा सा क्रीचर पल भर में विशाल आकार ले लेता है। सिस्टम उसकी जानकारी दिखाता है, C रैंक शैडो वाइवर्न शैडो एनहांसमेंट एबिलिटीज के साथ, जो उसके साइज,
स्पीड और स्ट्रेंथ को 600% तक बढ़ा देती हैं। एलईआई समझ जाता है कि यह एनहांसमेंट उसकी अपनी शैडो एबिलिटीज से कई गुना ज्यादा है और उसकी वर्जन तो सस्ती कॉपी जैसी लगती है। एंट्रोपिक बताता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन इस क्रीचर की नेचुरल एबिलिटीज के सामने काफी कमजोर है। ड्रैगन उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन लेई इस इंफीरियर स्थिति को स्वीकार करने से इनकार करता है। वह उछलकर ऊपर जाता है और कहता है कि बड़े शरीर में ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जिनका फायदा उठाता है। क्रीचर की ओर तेजी से बढ़ते हुए वह उसके सामने पोजीशन लेता है और महसूस करता है कि शैडो एनहांसमेंट ने उसे बेहद मजबूत डिफेंसिव कैपेबिलिटी दी है। एंट्रोपिक पूछता है कि क्या वह अपनी असली ताकत छुपा रहा है, क्योंकि उसके कमजोर हमले बीस्ट को बस गुदगुदी ही कर रहे हैं। एलईआई अपनी शैडो एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है, लेकिन एंट्रोपिक चेतावनी देता है कि अगर वह इस क्रीचर को टेम नहीं कर पाया तो वह पहले फ्लोर से आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह काउंटलेस स्ट्राइक्स करता है, लेकिन वाइवन पर एक खरोंच तक नहीं आती। एंट्रोपिक देखता है कि उसके शैडो एनहांसमेंट का कंट्रोल काफी रिफाइंड है और डिफिकल्टी बढ़ाने का फैसला करता है। वह ड्रैगन से कहता है कि शायद वह भूखा है और सुझाव देता है कि ली एक स्वादिष्ट मील बन सकता है। ड्रैगन अपने विशाल जबड़े खोलकर उसकी ओर झपटता है। लाई मुश्किल से समझ पाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन समय रहते दांतों से बच निकलता है। वह पूछता है कि क्या इस पेट को वैक्सीनेशंस लगी हैं, क्योंकि यह पूरी तरह रैबिड लग रहा है। एंट्रोपिक समझाता है कि उसकी तेज मूवमेंट्स ने उसे प्रे की तरह एपेटाइजिंग बना दिया है, जिससे क्रीचर अपनी एनर्जी रिप्लेनिश करना चाहता है। इस अनफेयर टैक्टिक से झुंझलाकर लेई शिकायत करता है कि लड़ाई कॉम्बैट स्किल्स से होनी चाहिए, न कि ओपोनेंट को निगलने से। चूंकि क्रीचर इतना भूखा दिख रहा है, वह अलग तरीका अपनाने का फैसला करता है। वह अपने स्टोरेज से कई चिकन ड्रमस्टिक्स निकालता है और अपनी अल्टीमेट टेक्निक का ऐलान करते हुए उन्हें ड्रैगन की ओर फेंक देता है। बीस्ट इंस्टिंक्टिवली एक ड्रमस्टिक मुंह में पकड़ लेता है और यही उसे मौका देता है। वह अपनी एनर्जी उस फूड में चैनल करता है और ड्रैगन उसे पूरा निगल लेता है। सिस्टम कंफर्म करता है, शैडो वाइवर्न सक्सेसफुली टेम्ड। फर्स्ट फ्लोर के एक्सेस राइट्स अनलॉक हो जाते हैं। एंट्रोपिक बड़बड़ाता है कि यह ग्लटन हमेशा खाने की कमजोरी में फंस जाता है। ड्रमस्टिक खाने के बाद ड्रैगन फिर से अपने नॉर्मल साइज में लौट आता है। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, बाइंडिंग एंड एक्टिवेशन अथॉरिटी फॉर द गेट ऑफ द ऑल्टरनेट प्रिजन ऑब्टेन्ड। उलझा हुआ युवा सोचता है कि इन नई अथॉरिटीज का असल फायदा क्या है। एंट्रोपिक समझाता है कि एनर्जी से इन्फ्यूज होने के बाद हर फ्रैगमेंट एक पोर्टल में बदल जाता है जो ऑल्टरनेट प्रिजन से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि ऑल्टरनेट डायमेंशन से किसी फ्रैगमेंट को बाइंड करने पर वह जब चाहे पोर्टल खोल सकता है। पहले ही फ्लोर पर इतनी उपयोगी एबिलिटीज पाकर वह उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि बाकी 5 फ्लोर्स के रिवॉर्ड्स कितने कीमती होंगे। एंट्रोपिक उसकी कॉकी एटीट्यूड से चिढ़ जाता है, क्योंकि उसने फर्स्ट फ्लोर ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से क्लियर किया था। उसे सबक सिखाने के लिए वह उन्हें सीधे सेकंड फ्लोर पर भेज देता है। एंट्रोपिक बताता है कि दूसरे फ्लोर के गार्ड्स सिर्फ स्काई रीचिंग टावर के स्टूवर्ड्स और सर्वेंट्स हैं। लियाई को यह एक्सप्लेनेशन सस्पिशियस लगती है और उसे डर होता है कि कहीं फिर कोई ट्रांसफॉर्मिंग क्रीचर न मिल जाए। पोर्टल उन्हें ऊपर ले जाता है और वह नोट करता है कि पहले फ्लोर का पेट ही सी रैंक था तो दूसरा फ्लोर आसान नहीं होगा। एंट्रोपिक उसे पहले देखने और फिर फैसला करने की चुनौती देता है। वे एक विशाल गेट के सामने पहुंचते हैं। एंट्रोपिक दावा करता है कि यहाँ कोई असली खतरा नहीं है। लाई गेट खोलता है, लेकिन अंदर कई पावरफुल क्रीचर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सी रैंक थंडर सर्पेंट किंग, सी रैंक हाइड्रो टर्टल और सी रैंक लावा मिनोटोर। ली व्यंग्यात्मक स्वर में कहता है कि ये सपोजिडली हार्मलेस सर्वेंट्स काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं। विशाल क्रीचर्स हमला करने की तैयारी करते हैं और तभी उसे एहसास होता है कि उनके पीछे का एंट्रेंस अपने आप सील हो चुका है। सांप घातक इरादे से उस पर झपटता है, अपने विशाल जबड़े खोलते हुए, और इंट्रूडर को खत्म करने का ऐलान करता है। लाई तुरंत शैडो जॉन्ट एक्टिवेट करता है। उसके बाद शैडो एनहांसमेंट और जबरदस्त स्पीड बूस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक ही स्मूथ मूवमेंट में सारे मॉन्स्टर्स को पार कर जाता है। वह आखिरी छोर पर मौजूद दरवाजे तक पहुंचता है और पूरी ताकत से उसे बंद कर देता है। भारी सांसें लेते हुए वह एंट्रोपिक से उसकी डिसेप्शन के बारे में सवाल करता है। एंट्रोपिक जोर देकर कहता है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, क्रीचर्स सच में सर्वेंट्स ही हैं। हालांकि वह यह भी मानता है कि ली की एबिलिटीज अभी इतनी मजबूत नहीं हैं कि वह उन्हें प्रभावी ढंग से संभाल सके। एली पूछता है कि मोल्टन लावा माइनोटोर का क्या काम हो सकता है। एंट्रोपिक शांति से समझाता है कि वह फैसिलिटी के लिए हीटिंग का काम करता है। थंडर किंग स्नेक बिजली जनरेट करता है, जबकि हाइड्रो टर्टल फ्लोर क्लीनिंग संभालता है। अंडरवर्ल्ड क्रीचर्स टावर के भीतर हैवी लिफ्टिंग और दूसरे चोर्स करते हैं। अचानक सिस्टम अलर्ट देता है कि एक ए रैंक लाइफ फॉर्म पास आ रही है। अराइवल्स की पहचान सेन और उसके पिता के रूप में होती है। लाई सोचता है कि वे इतनी अजीब
अजीब टाइमिंग पर क्यों आए हैं, लेकिन हालात उन्हें डिस्कशन के लिए एक मीटिंग रूम में ले आते हैं। शियावांग बताता है कि उसे लेई के ब्लैक पैंथर गैंग से सीधे टकराने के इरादे की खबर मिली है। लेई की इसकी पुष्टि करता है और समझाता है कि चूंकि ब्लड पैंथर पहले ही उसे टारगेट कर चुका है, इसलिए डिफेंसिव रहने से बेहतर ऑफेंसिव एक्शन लेना है। शियावांग कहता है कि ब्लैक पैंथर गैंग ने ड्रैगन गेट 3rd स्ट्रीट को कई बार प्रोवोक किया है, फिर भी उसने खास स्ट्रेटेजिक कारणों से जवाबी कार्रवाई नहीं की। वह पूछता है कि क्या ली उस डेलिकेट बैलेंस को समझता है जो उसे तुरंत कदम उठाने से रोकता है। हमारा लड़का सही जवाब देता है, मौजूदा पावर स्ट्रक्चर को बिगाड़ने का डर ही असली वजह है। शियावांग इसकी पुष्टि करता है और बताता है कि हाई चैंग 3 बड़ी ताकतों के बैलेंस पर चलता है। वायनचो सिटी लॉर्ड के रूप में पॉलिटिकल मशीनरी संभालता है, निंग दोंगहाओ का एनजी ग्रुप इकोनॉमी पर राज करता है और शियावांग खुद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों क्षेत्रों में भारी इन्फ्लुएंस रखता है। भले ही वह ब्लैक पैंथर गैंग के सालों से चल रहे मर्चेंट बुलिंग और जबरन कब्जों से नफरत करता हो, वह सीधे हमला नहीं कर सकता। इसके पीछे 2 खतरनाक संभावनाएं हैं। पहला, अगर उसने ब्लैक पैंथर गैंग पर हमला किया तो निंग और वुयानु उसके खिलाफ अलायंस बना सकते हैं। दूसरा, निंग और शियावांग दोनों को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे वू तियानु को हाई सीआई पर पूरा कंट्रोल मिल जाए। लेआई सोचता है कि शायद प्रेसिडेंट शियावांग छिन फैमिली को कॉन्फ्लिक्ट में नहीं घसीटना चाहते, लेकिन शियावांग हल्की मुस्कान के साथ एक नया प्रस्ताव रखता है। ली यी और चियन एक नया फैक्शन बनाएं जो खास तौर पर ब्लैक पैंथर गैंग से निपटे। ली तुरंत समझ जाता है कि यह प्रॉक्सी वॉर है जहां उन्हें एजेंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। शियावांग उसकी समझदारी की तारीफ करता है और योजना बताता है। वह फंडिंग और मैन पावर देगा, जबकि असली ऑपरेशंस ली यी और सीएन एग्जीक्यूट करेंगे। इससे दूसरी बड़ी ताकतें चिन फैमिली की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पर ओवर रिएक्ट नहीं करेंगी। अगर योजना पूरी तरह फेल भी हो जाए, तब भी वह अपनी पॉलिटिकल कनेक्शन से सिचुएशन संभाल सकता है और उनकी सेफ्टी सुनिश्चित कर सकता है। एली हैरान होता है कि प्रेसिडेंट शाओसांग ने सिर्फ एक शाम में इतनी पूरी स्ट्रेटेजी कैसे बना ली। वहीं शियावांग के अंदरूनी विचार कुछ और ही बताते हैं। वह सोचता है कि ली यी ने उसकी बेटी पर कौन सा जादू कर दिया है। उसे अफसोस होता है कि उसकी बेटी का ब्लैक पैंथर गैंग के खिलाफ ली यी के साथ खड़े रहने का जोर उसे इस रास्ते पर ले आया। वह लागत का हिसाब लगाता है, पैसा और रिसोर्सेज देना, और ऊपर से बेटी के इस लड़के के साथ भाग जाने का खतरा। उसके दिमाग में तो यहाँ तक आता है कि सीएन को कहीं भेज दे और ली यी को बांधकर शहर से दूर फेंक दे। लीली देख लेता है कि प्रेसिडेंट के चेहरे पर उसके अंदरूनी विचार साफ झलक रहे हैं, जिससे माहौल अजीब हो जाता है। सीएन बीच में आकर बात आगे बढ़ाती है और लेई से उसके अगले प्लान्स पूछती है। वह बताता है कि वह हाई सिंग में मौजूद हर पब्लिकली एक्सेसिबल डायमेंशनल गेटवे से जुड़े मिशंस लेगा। हर जगह खुद जाना जरूरी है। सीएन जरूरी अरेंजमेंट्स करने पर सहमत हो जाती है। ली के विचार और गहरे हो जाते हैं। वह सोचता है कि फ्रैगमेंट्स को बाइंड करना ब्लैक पैंथर गैंग के पतन की शुरुआत होगा। शियन उसे अपने फाइटर्स से मिलवाती है। वह क्राउड की ओर हाथ हिलाकर बताती है कि इन सब ने कठिन टेस्ट्स पास किए हैं, अब ये शैडो गैंग का हिस्सा हैं और उसके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। लीडर्स झुककर दोनों का अभिवादन करते हैं। चियन बताती है कि नाम चुनने में बहुत समय लगा, इसलिए उसने शैडो गैंग चुना, उसके पावर्स को देखते हुए। एले कहता है कि उसे यह नाम पसंद है। वह लीडर्स को देखता है और पाता है कि सब ऐसी लेवल फाइटर्स हैं। ऐसी टीम सच में काफी ताकतवर है। एले नोट करता है कि सब ने चेहरे ढक रखे हैं। पूछने पर चियन बताती है कि मास्क से दुश्मन उनके परिवारों तक नहीं पहुंच पाएंगे और वैसे भी मास्क अच्छे लगते हैं। ली बैटल प्लान पूछता है। चियन बताती है कि वे ब्लैक पैंथर गैंग के सारे काम हथिया लेंगे। हर अच्छा पेइंग जॉब अब उनका होगा। ली को शक होता है कि इतना काम कैसे संभालेंगे। चियन उसे भरोसा दिलाती है कि वे सिर्फ प्रॉफिटेबल टास्क्स ही लेंगे, बाकी के लिए दूसरे स्कीम्स मौजूद हैं। उधर बाव तब भड़क उठता है जब उसका वर्कर बुरी खबर लाता है। वह डॉक्यूमेंट्स इधर उधर फेंकता है और शैडो गैंग द्वारा उनका बिजनेस छीनने पर चिल्लाता है। बाव नए लोगों से तुरंत बदला लेने का आदेश देता है। पिक्चर हार मानते हुए बताता है कि शैडो गैंग हर बार 5-6 एलीट सी लेवल वॉरियर्स के साथ आती है। ब्लैक पैंथर गैंग के पास इतने एसी लेवल मेंबर्स नहीं हैं। बाव गुस्से में बुदबुदाता है कि यह क्रू आखिर आई कहां से। वह वर्कर को छोड़ता है और एक्सपीडिशन पासेस खरीदने का हुक्म देता है। कॉस्ट मायने नहीं रखता, बस उनकी टीम को वेंचर्स में घुसना चाहिए। वर्कर बताता है कि फ्यूचर एक्सपीडिशन स्पॉट्स पहले ही अननोन बायर्स ने ले लिए हैं। बाव का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह चेतावनी देता है कि अगर कमाई का यह मौका हाथ से गया तो सजा भयानक होगी। वर्कर जान बचाकर भागता है। उसी समय ली और चियान अपने बेस में बैठकर रिजल्ट्स पर बात कर रहे होते हैं। शियन कॉल खत्म करके बताती है कि ब्लैक पैंथर गैंग ने एक्सपीडिशन एंट्रीज के लिए भारी पैसा खर्च किया है। एलियाई कहता है कि यह उसे पहले से पता था, क्योंकि वे प्रॉफिटेबल सीजनल चांसेस कभी नहीं छोड़ते। शियन और डिटेल्स चाहती है। लेआई माइनिंग बिजनेस के सीक्रेट्स बताता है।
माइन बॉसेस और फोरमैन पूरे सीजन में कीमती ओर और रेयर मटेरियल्स चुरा लेते हैं। रिपेयर स्केड्यूल्स के बहाने ये सामान चुपचाप बाहर ले जाकर ट्रेड किया जाता है। ब्लैक पैंथर गैंग आमतौर पर मर्सनरी जॉब्स लेकर इन डीलर्स को लूटती है। कोई शिकायत नहीं करता, इसलिए सब चुप रहते हैं। अब जब उनका रूट ब्लॉक हो गया है तो वे दूसरे वर्ल्ड्स में जाने के लिए महंगे एक्सपीडिशन टिकट्स खरीद रहे हैं। चियन को शक होता है कि इतने महंगे टिकट से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। एलियाई मानता है, लेकिन कहता है कि उसकी योजना इससे कहीं आगे की है। वह अपने हालिया वर्ल्ड ट्रैवल्स का असली कारण बताता है। लियाई हाथों से एक गेटवे खोलता है और बताता है कि उसने हाईचंग के आसपास मौजूद हर अदर वर्ल्ड एंट्रेंस को टैग कर लिया है। अब वह किसी भी वर्ल्ड के लिए तुरंत छोटा डोर बना सकता है। उनकी क्रू महंगे एक्सपीडिशन पासेस खरीदने वालों को ट्रैक करेगी और ब्लैक पैंथर गैंग के मेंबर्स पहचान लेगी। उसके बाद अटैक होगा। चियन इस स्ट्रेटेजी की तारीफ करती है। एलियाई सख्ती से कहता है कि उसकी वर्ल्ड जंपिंग एबिलिटी पूरी तरह सीक्रेट रहनी चाहिए। सिर्फ लॉयल लोग ही इस मिशन में शामिल होंगे। चियन खुद भी शामिल होने की पेशकश करती है क्योंकि उसे रिस्की एडवेंचर्स पसंद हैं। लेयाई मुस्कुराकर उसकी मदद स्वीकार करता है। कहीं दूर एक वाहन खाली इलाके में आकर रुकता है जिसमें 2 वर्कर्स होते हैं। एक वर्कर ओल्ड वांग से कहता है कि यह डिलीवरी काफी कीमती है। वांग सबकी तरफ से आभार जताता है और सबको सतर्क रहने की चेतावनी देता है। अचानक सामने जमीन से तेज पत्थर उगाते हैं। वांग सबको सावधान करता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं और स्टोन स्पाइक्स ब्लेड्स की तरह जमीन से फूट पड़ते हैं। ड्राइवर उतरकर कार्गो की सेफ्टी चेक करता है। तभी एक ब्लैक पैंथर मेंबर प्रकट होता है और पुष्टि करता है कि शिपमेंट सुरक्षित है, लेकिन आने वाले खतरे की चेतावनी देता है और अगले ही पल स्टोन डैगर्स उनकी ओर उछाल देता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वह हंसते हुए चिल्लाता है कि भागना बंद करो क्योंकि उसका एंटरटेनमेंट अभी शुरू हुआ है। तभी लेवी वहां पहुंचता है और कहता है कि अगर उसे लड़ना ही है तो उसका ओपोनेंट वही बनेगा। वह तुरंत शैडो मूवमेंट एक्टिवेट करता है और हमला कर देता है। दुश्मन झुंझलाकर कहता है कि बीच में दखल देकर उसकी मस्ती खराब कर दी गई। एलिसी आगे बढ़ते हुए कहता है कि लूट सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पैदा नहीं करती। सामने वाला अपनी स्टोन एबिलिटीज इस्तेमाल करने की सोच ही रहा होता है कि ली यी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर वार करता है और उसे चट्टान से जा टकराता है। जमीन पर गिरा हुआ फाइटर दर्द में कराहते हुए पूछता है कि ली यी आखिर है कौन। वह चेतावनी देता है कि अगर उसने हॉस्टाइल मूव किया तो पास मौजूद उसके साथी भड़क जाएंगे और दया नहीं दिखाएंगे। ली यी शांति से पूछता है कि क्या वह उन डी रैंक फाइटर्स की बात कर रहा है जो पहले ही शैडो गैंग के हाथों गिर चुके हैं। यह सुनकर दुश्मन अविश्वास में चीख उठता है। तभी चियन आती है और पूछती है कि इन पकड़े गए दुश्मनों का क्या किया जाए, क्या सबको पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। एलिया इस रास्ते को मना कर देता है क्योंकि सबको मार देना ब्लैक पैंथर गैंग को आसान बहाना दे देगा। वह इससे बेहतर स्ट्रेटेजी बताता है। आदमी हैरानी से उस प्लान के बारे में पूछता है। लियाई उसे आदेश देता है कि वह वापस जाकर ब्लैक पैंथर गैंग को बता दे कि यह सब ली और शैडो गैंग की योजना थी। उधर बाओ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होता है जब रिपोर्ट्स आती हैं कि हाल के अटैक्स में शैडो गैंग शामिल है। वह गुस्से में पूछता है कि ली यी इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे बन गया। उसका असिस्टेंट हालात समझाता है। उनके आदमी बाहर से ज्यादा घायल नहीं दिखते, लेकिन मेडिकल स्कैन्स बताते हैं कि शरीर के अंदर हड्डियों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। बेहतरीन इलाज के बावजूद रिकवरी में कम से कम 6 मंथ्स लगेंगे। हर व्यक्ति का इलाज 5 मिलियन तक पहुंचता है, यानी 6 लोगों के लिए कुल 30 मिलियन। एक और मैसेज आता है कि उनकी बाकी 2 टीम्स भी हार चुकी हैं। बाओ गुस्से में अपने सबॉर्डिनेट का कॉलर पकड़ लेता है और अटैकर के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि यह फिर से ली यी था तो वह दांत पीसता है। 3 ऑल्टरनेट डायमेंशंस सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, जिससे एक साथ हमले असंभव लगते हैं, यहाँ तक कि फ्लाइट एबिलिटीज के साथ भी। सबॉर्डिनेट उसे वीडियो एविडेंस दिखाता है। फुटेज में साफ दिखता है कि लाई यी अकेले ही उनकी फोर्सेस को हरा रहा है। रिकॉर्डिंग में ली कैमरा देख लेता है और उसके पास आकर चेतावनी देता है कि पीछे हट जाए। वह ब्लैक पैंथर के अंडरलिंग्स की कमजोरी का मजाक उड़ाता है और लीडर को सीधी चुनौती देता है कि कमजोर सबॉर्डिनेट्स भेजने के बजाय खुद सामने आए। वह लंबे इलाज और भारी मेडिकल खर्च का जिक्र भी करता है। यह आखिरी ताना बाओ को पूरी तरह तोड़ देता है। वह टैबलेट तोड़ डालता है और कसम खाता है कि लाई को पूरी तरह खत्म करेगा।